हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वो आपको CIL MT के अंदर पूछा जाएगा और साथ साथ में जो ONGC की रिक्रूटमेंट आई है वहां पर भी सेम आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पोर्शन पूछा जाएगा। दोनों एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो कोर्स के अंदर इनरोल स्टूडेंट हैं CIL के अंदर या फिर सेम सिलेबस है आपका ONGC का, तो उनको तो नीड नहीं है। अदर स्टूडेंट्स हैं वो इस सेशन को काफी ध्यान से सुनेंगे और साथ साथ में नोट पॉइंट जो आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट है उनको साथ में लिखते हुए जाना है ताकि डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो सके। ठीक है ना, लगभग आप तय रूप से मानकर चलना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से आपसे श्योर सर्टेन क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या है। कोई भी आप इक्वेशन लिखते हैं, कोई भी इक्वेशन लिखते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन है उनके अंदर अंतर क्या है। सबसे पहली बात तो अच्छा, इक्वेशन हम कोई भी एक अलजेब्रिक मैं इक्वेशन लिखना चाहूं x + y = 0 या x + 5 = 0, सिंपल आप इक्वेशन कोई भी लिखते हैं तो वहां पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। वहां पर कोई भी डेरिवेटिव dy/dx या फिर dx/dy कोई भी आपके सामने इक्वेशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दैट मींस सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन है आपके सामने। डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या है कि यहां पर आपके सामने जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, अच्छा अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एक एक टर्म्स को सब चीजों को ध्यान से समझते हुए जाना है ताकि आपको क्वेश्चन को डील करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, जैसे कोई भी अपन फंक्शन लिखते हैं y = fx, यहां पर जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करता हूं y की वैल्यूज के अंदर चेंज आएंगे। तो यहां पर ये तो डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट आपके सामने वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव जहां पर एग्जिस्ट करता है उसको बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप्स की होती है जनरली अपन बोल करके चलते हैं कि भाई वेरिएबल एक है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके रेस्पेक्ट में केवल और केवल एक ही आपके सामने वेरिएबल है, तब तो अपन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। कौन सी? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक से ज्यादा है दैट टाइम कॉल्ड एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल सेम जैसे अपने भले से आप डेरिवेटिव भी फाइंड करते हो, जिस टाइम पर फंक्शन अगर x और y दो वेरिएबल आ जाते हैं तो उस टाइम पर आप जो डेरिवेटिव फाइंड करते हो पार्शियल डेरिवेटिव लिखते हैं, क्योंकि अकेला y = fx x का ही केवल फंक्शन है तो उस टाइम पर तो आप कंप्लीट डेरिवेटिव लिखते हो, पार्शियल आपको कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं होती। ज्यादा वेरिएबल होते हैं तो एक को कांस्टेंट रखते हुए जैसे आप करते हो कि भाई आप कोई भी f अगर मैं बोल करके चल रहा हूं फंक्शन है ∂f/∂x, यहां पर विद रिस्पेक्ट टू x अगर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो तो y को कांस्टेंट, x और y दोनों अगर फंक्शन है f के तो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो y को कांस्टेंट मान के चलते हो, y के रिस्पेक्ट में करते हो तो x को कांस्टेंट मान के चलते हो। तो सिमिलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपका जो CIL का एग्जाम है उसमें तो केवल और केवल आपसे जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उन्हीं से आपको जो है यहाँ क्वेश्चन पुट करने की और लगभग मान करके चलना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बजाय आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वहां से प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी आपसे क्वेश्चन पुट करनी। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में 1 by 1 कंप्लीट जो अपने डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आती है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ऑर्डर एंड डिग्री, जिससे सबसे बेसिक क्वेश्चन पुट किया जाता है। ऑर्डर क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का और डिग्री क्या है। ऑर्डर और डिग्री क्या है देखना, कोई भी आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है उसके अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, वहां पर हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, उस हाईएस्ट डेरिवेटिव को ही ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। अच्छा, डिग्री क्या बोलकर चलते हैं, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव आपने देखा है डिफरेंशियल इक्वेशन में उस पर पावर कितनी है, उस पर हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, ऑर्डर फाइंड करने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई भी यहां पर जो फ्रैक्शनल पावर है वो देखने की नीड नहीं होगी, लेकिन जब डिग्री फाइंड कर रहे हो उस टाइम पर नोट पॉइंट डाल करके लिख लेना, जब भी आप डिग्री फाइंड कर रहे हो उस टाइम पर आपको जो फ्रैक्शनल पावर है उनको एलिमिनेट करना पड़ता है। फ्रैक्शनल पावर है उनको एलिमिनेट करोगे आप, एलिमिनेट करोगे उसके बाद में आपको डिग्री बतानी है। मतलब आपके सामने 3/4 पावर आई हुई है, 1/4 पावर है तो उसको आपको एलिमिनेट करना है, उसके बाद में डिग्री, अदरवाइज डिग्री के अंदर प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, तो डिग्री और ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का एकदम सिंपल है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है और ऑर्डर क्या होता है। जैसे आपके आप सामने एक सिंपल मैं एग्जांपल रख के बताता हूं ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो पाए। एक एग्जांपल लेता हूं,
एक एग्जांपल लेता हूं जिसका आपको ऑर्डर एंड डिग्री दोनों कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि 1 प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ठीक है ना, डी एक्स क्यूब इस टाइप से लिखा हुआ आपके सामने क्वेश्चन, और इसकी जो आपके सामने स्क्वायर पावर दे रखी है, पावर 2 दे रखा है, और इस कंप्लीट पर आपके सामने पावर है दैट इज 4/3 पावर दे रखी है, 4/3 पावर दे रखी है, इज इक्वल्स टू डी का जो पावर दे रखा है d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर। इस टाइप से आपके सामने लिखा हुआ है, इस टाइप से आपके सामने लिखा हुआ है। तो यहां पर आपको बताना है कि ऑर्डर और डिग्री कितनी होगी, यहां पर ऑर्डर कितना होगा और डिग्री कितनी होगी, ऑर्डर एंड डिग्री दोनों चीजें बतानी है। ये आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, यहां पर आपके सामने जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मींस इक्वेशन कैसी है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां ऑर्डर कितना होगा और डिग्री कितनी होगी। ऑर्डर किसको बोला जाएगा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसको ऑर्डर बोला जाएगा, और हाईएस्ट डेरिवेटिव पर जो पावर है दैट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, अब यहां पर आपके सामने फ्रैक्शनल पावर आ गई, हाईएस्ट कितनी बार डेरिवेटिव है, यहां पर देखो ऑर्डर तो आप भले से आप एक हैबिट में ही आपके रहना चाहिए कि जहां पर भी फ्रैक्शनल पावर आती है तो पहले उसको रिमूव करो, उसके बाद में ऑर्डर डिग्री देखना है। लेकिन ऑर्डर पर इतना इंपैक्ट नहीं आता कोई भी कि आपके सामने जितना ऑर्डर है वो सेम बना हुआ रहेगा। कितनी बार हाईएस्ट डेरिवेटिव है, मैक्सिमम कितनी बार, ये 2 बार, ये 3 बार, तो हाईएस्ट कितनी बार है, 3 बार, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, 3 होगा। अच्छा, अभी हाईएस्ट जितना डेरिवेटिव है उसकी पावर पर इंपैक्ट आएगा जब आप रेसिप्रोकल करते हो। अच्छा, दोनों साइड आप क्या करो, इसको रेसिप्रोकल को आपको हटाना है, जो फ्रैक्शनल पावर है इसको आपको एलिमिनेट करना है। जो 4/3 जो आपके सामने पावर लिखी हुई है, जो फ्रैक्शनल पावर लिखी हुई है, इसको आपको एलिमिनेट करना है। तो आप दोनों साइड क्यूब कर दो, दोनों साइड क्यूब कर दो, क्यूब बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड, दोनों साइड अपन क्यूब कर देते हैं। देखना 1 प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, इसका स्क्वायर दे रखा है, यहां पर टोटल पावर कितनी है 4/3, इसका क्यूब करते हैं तो इसकी पावर 3 हो जाएगी, यहां पर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगी। अब यहां देखना 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो टोटल यहां पर पावर कितनी हो गई 1 डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, इसकी पावर 2, इस पर टोटल कितना पावर 4 इज इक्वल्स टू डी क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की पावर 3। अब देखना यहां पर कितनी आपके सामने, अब आपको ऑर्डर फाइंड करना है, अब ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर फाइंड करने के लिए दैट इज सिंपल 3, जितना हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है अभी भी हाईएस्ट डेरिवेटिव वही रहेगा, लेकिन डिग्री के अंदर अभी इंपैक्ट आएगा, डिग्री के अंदर इंपैक्ट आएगा। डिग्री कितनी हो गई यहां पर, दैट इज 4 into 2, 4 into 2, तो डिग्री कितनी हो गई 8 हो गई। लेकिन यहां से आप देखते डायरेक्ट कि हाईएस्ट पावर कितनी है, तो 2 into 4/3 भी करते हैं आपके सामने, दैट इज 8/3 निकल करके आता। लेकिन एक्चुअल के अंदर कितना था इसका डिग्री, दैट इज 8, ठीक है ना। तो इस टाइप से अपन ऑर्डर और डिग्री फाइंड करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। और सिंपल अगर आपके सामने कोई भी फ्रैक्शनल नहीं दिया हुआ है वैल्यू, तो उस टाइम पर आप सिंपल कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3 एंड डिग्री इज 8, क्लियर है। तो इस टाइप से आप ऑर्डर और डिग्री फाइंड करेंगे। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट है लीनियर और नॉन लीनियर, लीनियर एंड नॉन लीनियर, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, लीनियर और नॉन लीनियर का मीनिंग क्या है, देखो जब भी आपके सामने जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका डेरिवेटिव साथ के अंदर आते हैं, दैट टाइम तो हम बोल करके चलते हैं आपके सामने नॉन लीनियर है, अदरवाइज लीनियर है। जैसे आप मैं बोलकर चलता हूं कि y इक्वल्स टू fx है, तो आपके सामने y dy बाई dx, ये आपके सामने दोनों मल्टीप्लीकेशन के अंदर आते हैं, तब तो बोल करके चलेंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अकेला आपके सामने dy बाई dx आता है कंप्लीट आपके जो इक्वेशन के अंदर, मान लो y अलग से आ रहा है, दोनों साथ में नहीं आने चाहिए। जो आपका डिपेंडेंट और उसका जो डेरिवेटिव है दोनों मल्टीप्लिकेशन में जब भी आएंगे दैट इज नॉन लीनियर बनेगा, अदरवाइज आपके सामने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। सिंपल सा मीनिंग है, ठीक है ना। तो कोई खास इस पर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। एज ए एग्जांपल आप देख सकते हो कि लीनियर और नॉन लीनियर का मैं अगर एग्जांपल बोलूं तो एक एग्जांपल के तौर पर, ताकि आपको ज्यादा क्लियरिटी आ पाए इनके बारे में कि लीनियर और नॉन लीनियर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है ना। तो देखो जैसे मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखता हूं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं, x डिवाइड बाई dx प्लस y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ये आपके सामने कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर है और डिग्री कितनी है 1 है,
डिग्री कितनी है 1 है। डिग्री पता कैसा लगा आपको कि आपको जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है उस पर पावर कितनी है। तो 1 डिग्री फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसके अंदर है y के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन है। मान लो मैं नॉन लीनियर लिखता हूं कोई भी, तो नॉन लीनियर आप कैसे लिखने जाओगे, दैट इज आप डेरिवेटिव है और dy बाई dx है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन के अंदर है, दोनों मल्टीप्लाई के अंदर है। बाकी इसके साथ में आप जो कोई भी पावर लेकर के चल सकते हैं, जैसे आप लिख लीजिए कि d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू sin x। ये आपके सामने एक एग्जांपल मैंने दे दिया है। किसका एग्जांपल है आपके सामने, सेकंड आप हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है उस पर पावर कितनी है वो आपको लेकर के चलना है, कितना है, दैट इज नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि यहां पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका डेरिवेटिव है वो मल्टीप्लीकेशन के अंदर है, मल्टीप्लीकेशन के अंदर है। क्लियर है, तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर है, दैट टाइम अपन क्या बोल कर चलेंगे, कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो y के अंदर है, ठीक है ना। तो लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको क्लियरिटी रहनी चाहिए दोनों होती क्या है। अब बात करते हैं जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उनके मेथड, सोल्व करने के मेथड, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उनके सोल्व करने के मेथड के बारे में, जो आपको डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पुट करता है, ठीक है ना, डायरेक्टली पुट करता है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर मतलब ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, डिग्री भी कितनी है 1 है, डिग्री भी 1 है। डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको सोल्व करने के मेथड, उसको सोल्व करने के मेथड, किस किस मेथड से सोल्व करते हैं, क्या क्या फॉर्म्स आपके सामने दी जाती है सिंपल सा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो है वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म आपको सबसे इजीएस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद में जिनको आप रेड्यूस कर सकते हो, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में रेड्यूस कर सकते हो, ऐसी 2 फॉर्म्स हैं। पहली तो है होमोजीनियस, पहली तो है होमोजीनियस और दूसरी है नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। तो ये कौन सी है, ये रेड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म है। इसको वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म के अंदर, इसको होमोजीनियस में आइदर डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म के अंदर। तो इंपॉर्टेंट है यहां पर वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट कौन सी है, दैट इज लीनियर, आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके बाद में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रेड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज अपन बर्नौली इक्वेशन पढ़ करके चलते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन को आप रेड्यूस करते हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लीनियर से आपको डायरेक्टली जो है यहां पर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुट किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रेड्यूसेबल टू एग्जैक्ट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेवंथ वन इज रेड्यूसेबल टू एग्जैक्ट को मैं बोल करके चलूंगा, दैट इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सब आपको फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर फॉर्म्स पढ़ करके चलना होता है, ठीक है ना। वन बाय वन सबके बारे में डिस्कस करते हैं कि वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म क्या है, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, लीनियर, आप बर्नौली इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करते हैं लीनियर के अंदर, और नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो इन 7 फॉर्म्स के बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद में हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कंप्लीट आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है 2 पार्ट में आप स्प्लिट करके चल सकते हो। पहला जो आपके सामने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, जिसके अंदर आप ये 7 टाइप्स पढ़ के चलेंगे। उसके बाद में हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म के बारे में चर्चा करते हैं, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म के बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट देखना वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। तो वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म क्या है, मान लो आपके सामने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे मैंने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बताया, dy बाय dx, तो कोई भी फंक्शन x y दे रखा है, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री लीनियर आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, यहां पर वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म किस टाइप से आएगी आपके सामने, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म आपको इस टाइप से लिखा हुआ रहेगा, दैट इज आपके सामने dy बाय dx, dy बाय dx। यहां पर आपके सामने कोई फंक्शन दिया हुआ होगा जो x का फंक्शन है, यहां पर कोई फंक्शन दिया हुआ होगा जो y का फंक्शन है आपके सामने, ठीक है ना। तो ये फॉर्म आपके सामने निकल करके आएगी, dy बाय dx इज इक्वल्स टू f ऑफ x अपॉन में g ऑफ y। अच्छा, इसको आप कन्वर्ट कैसे करोगे, इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, आप क्या लिख करके बोलोगे, g ऑफ y dy इज इक्वल्स टू f ऑफ x dx, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने, g ऑफ y डिवाइड इक्वल्स टू f ऑफ x dx। बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो भाई, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो। ये आपका जो सॉल्यूशन आप फाइंड करोगे, दैट इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दैट
वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म है उसका फाइनल सॉल्यूशन आपके सामने, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दोगे आपके सामने सॉल्यूशन निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल है वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के अंदर आपको पुट किया जाता है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एक क्वेश्चन पुट करता हूं ताकि क्लियरिटी आ पाए आपको इसके बारे में, ठीक है ना, एक क्वेश्चन पुट करता हूं ताकि आपको क्लियरिटी आ पाएगी। क्वेश्चन पुट करता हूं वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म से, ठीक है ना, साथ साथ में लिखते हुए जाना, जो कोर्स के अंदर इनरोल नहीं है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना, जो कोर्स में इनरोल नहीं है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए एक सिंपल सा मैं आपके सामने लिखता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको आपको वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। दैट इज dy by dx इज इक्वल्स टू e की पावर x माइनस वाई, e की पावर x माइनस वाई प्लस आपके सामने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई, ठीक है ना, e की पावर माइनस वाई। इस टाइप से आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, सोल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सिंपल सी बात, तो ऑप्शन दिए जाएंगे, एबीसीडी ऑप्शन दिए जाएंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सोल्व करनी है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। जो वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म, आपको सारी फॉर्म्स को वन बाय वन सोल्व करते चलेंगे ताकि क्लियरिटी आ पाए आपको, ठीक है ना। dy बाय dx इज इक्वल्स टू e की पावर x माइनस वाई और प्लस x स्क्वायर e की पावर माइनस वाई। क्लियर है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो dy बाय dx सबसे पहले तो सिंपल करो, dy बाय dx इज इक्वल्स टू e की पावर x और e की पावर y को मैं e की पावर माइनस वाई अपॉन में e की पावर y लिख सकता हूं, प्लस x स्क्वायर अपॉन में e की पावर माइनस वाई को नीचे लेकर आएंगे, दैट इज e की पावर y, इस टाइप से, ठीक है। इसको फर्दर dy बाय dx इज इक्वल्स टू आपके सामने क्या फॉर्म आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर x अपॉन में e की पावर y, ठीक है ना, e की पावर y, ये आ गया। e की पावर x माइनस वाई को इस टाइप से लिख सकते हो ना, e की पावर x और e की पावर माइनस वाई, तो e की पावर माइनस वाई को मैंने नीचे ले लिया, e की पावर x अपॉन में e की पावर y डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। तो ये फॉर्म आपके सामने। अब देखना है वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म आपके पास में आ गई क्या, दैट इज dy बाय dx इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ, आपके सामने अगर यहाँ पर फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ हो और यहाँ फंक्शन ऑफ y लिखा हुआ हो, इस टाइप से वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म का मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, जिसके अंदर डायरेक्टली आपको यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इस फॉर्म के अंदर आपको लिखा हुआ रहेगा। तो ये फॉर्म आपके सामने निकल कर आ गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, दैट इज e की पावर y dy इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस e की पावर x dx, e की पावर x dx। अच्छा इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, बोथ साइड इंटीग्रेट। अच्छा e की पावर y का e की पावर y है आपके सामने, x स्क्वायर dx का x की पावर जैसे इंटीग्रेट करते हो x की पावर n dx, तो n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन लिख करके चलते हो, तो x की पावर 3 अपॉन में 3 और e की पावर x का e की पावर x प्लस कांस्टेंट को c, या फिर log की फॉर्म में लिखना चाहो, मतलब e की फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो e की पावर c भी लिख सकते हो, क्योंकि e की पावर c भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो किसी भी फॉर्मेट के अंदर आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। क्लियर है, तो यहां पर आपके सामने फाइनल सॉल्यूशन क्या निकल करके आ जाएगा, y की फॉर्म में या फिर जिस टाइप से सॉल्यूशन आपको दिया हुआ हो उस टाइप से आप लिख देंगे, e की पावर c के फॉर्म में लिख दोगे, टोटल कंप्लीट है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा। आप e की पावर y इज इक्वल्स टू, ये भी अपने आप के अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन, जैसे आप अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन है इसको ट्विस्ट कर सकते हो आप, ठीक है ना, कैसा ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन निकल करके आ गया आपके सामने। e की पावर y इज इक्वल्स टू x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस e की पावर x प्लस c कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है ना। सिंगल कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने, मान लो यहाँ पर C1 करता है, यहाँ पर C2 करता है, कंप्लीट C कांस्टेंट है उसको एक सिंगल इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एकदम से सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म सेपरेट करना है, इंटीग्रेट करके आपको फाइनल आंसर है वो कैलकुलेट करना है। क्लियर है, e की पावर y इज इक्वल्स टू x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस e की पावर x प्लस सी, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है, चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, जो ये फॉर्म्स हैं इसी फॉर्मेट के अंदर चलते हैं। वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको क्लियरिटी आती जाएगी, एटलीस्ट आपको सिंपली चीजों के बारे में पता हो, सबके बारे में। वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म के बाद में नेक्स्ट डिस्कस करता हूं होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में, होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में, ठीक है ना। सेकंड वन इज होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस कौन सी है, जिसको रेड्यूस करके आप फाइनल आंसर कैलकुलेट करते हैं, दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म के अंदर आप रेड्यूस करते हो, रेड्यूस इन वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म, देन आप
जो फाइनल सॉल्यूशन है उसको कैलकुलेट करते हो। किस फॉर्म के अंदर दिया जाता है आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज dy by dx इज इक्वल्स टू आपके सामने phi xy अपॉन में sin xy। इस फॉर्म के अंदर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, इस फॉर्म के अंदर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। एक एग्जांपल लिख करके बताता हूं ताकि और क्लियरिटी आ पाए, और किस टाइप से अपन जो फाइनल सॉल्यूशन इसका कैलकुलेट करते हैं वो भी आपको क्लियरिटी आ पाएगी, ठीक है ना। डायरेक्ट एग्जांपल लेता हूं, इस फॉर्म के अंदर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। और रेड्यूस कैसे करते हैं उसके लिए अलग से मेथड बताने के बजाय डायरेक्ट आप क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करना, डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर कि इसको रेड्यूस किया कैसे जाता है एक्चुअल के अंदर, ठीक है ना, रेड्यूस किया कैसे जाता है। एक क्वेश्चन पुट करता हूं आपके सामने जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, दैट इज dy by dx। डायरेक्टली एग्जांपल पर जाते हैं, देखना एक एग्जांपल लेता हूं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, एक एग्जांपल लेता हूं, देखना dy by dx प्लस y by x इज इक्वल्स टू, इस टाइप से लिख लो आप, dy by dx प्लस y by x जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू आपके सामने, या फिर इस टाइप से लिख लो dy by dx इज इक्वल्स टू y by x प्लस sin y by x। ये आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई, ठीक है ना, ये आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई, ताकि जो फॉर्म हम लिखना चाह रहे हैं dy by dx इज इक्वल्स टू phi xy अपॉन में sin xy, इस फॉर्म के अंदर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। आपको करना क्या होता है, देखो सिंपली एक बेसिक आइडिया दे देता हूं आपको, या तो y by x आएगा या फिर x by y फॉर्म बनेगी यहां पर। तो आपको y by x बने उसको आपको v के बराबर मान लेना है, देन y इज इक्वल्स टू x इनटू y, बोथ साइड डेरिवेटिव फाइंड कर लोगे, dy इज इक्वल्स टू x आपके सामने दैट इज जो dv अपॉन में dx, ठीक है ना, बोथ साइड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, x dv by dx प्लस v इंटू आपके सामने dx का आप जो वैल्यू है डायरेक्टली x आ जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। जो v है उसको आप आउटसाइड लोगे, देखना v को आप आउटसाइड लोगे यहां पर, दैट इज dx by dx है वो वैल्यू 1 हो जाएगा आपके सामने, और दैट इज v प्लस x dv by dx। तो ये आपको रिप्लेस है वो स्टार्टिंग इक्वेशन के अंदर लगाना होता है ताकि आप फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सको। ये मेथड है जो वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देगा होमोजेनियस इक्वेशन को, ठीक है ना। x by y हो तब भी कर सकते हो, x by y है उसको v के बराबर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करना है, x by y को करना है, y by x को करना है। यहाँ पर y by x फंक्शन दिया हुआ है तो उसको v के बराबर मानकर जो डेरिवेटिव है उसको फाइंड कर लो, या फिर x by y को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है आपको एज्यूम करना है, और फाइनल जो है वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको फिलहाल के लिए रहने दो, डायरेक्ट क्वेश्चन है उस पर अपन जाते हैं ताकि ज्यादा क्लियरिटी आ पाए, आपको तुरंत से क्लियरिटी आ पाए। चलिए यहां पर आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन दी है dy by dx इज इक्वल्स टू y by x प्लस sin y by x, और ये इक्वेशन है इसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहां पर आपके सामने फॉर्म कैसे dy by dx इज इक्वल टू phi xy फंक्शन दिया हुआ है, नीचे भी xy का फंक्शन दिया हुआ है। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि y by x को, यहां पर y by x को आप v के बराबर एज्यूम कर लो, y by x को v के बराबर एज्यूम कर लो। अच्छा दैट टाइम y इज इक्वल्स टू x इनटू v, तो dy इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके सामने v प्लस x dv by dx, v प्लस x dv by dx। ये आपके सामने आ गया, दोनों साइड मैंने डेरिवेटिव फाइंड कर दिया, तो यहां पर आपके सामने दैट इज v प्लस x dv by dx। अब इसको रिप्लेस कर दो, यहां पर अब इसको रिप्लेस कर दो, ये आपको जस्ट सेम ही तो लिखा है, dv इज इक्वल्स टू v प्लस x dv by dx, क्लियर है। चलिए अब यहां पर है, मान लो x by y को करना होता तो x by y को भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है आप जो यहां पर एलिमिनेट करके चलते हैं, क्लियर है। अब dv को यहां पर रिप्लेस कर दो भाई, dv को आप जो है रिप्लेस कर दोगे और dx को आप जो है यहां पर मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां पर v प्लस x dv by dx ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। y को रेस्पेक्ट में करोगे तो dy by dx की जो वैल्यू आएगी आपके सामने, dy by dx की जो वैल्यू आएगी, एक सेकंड यहां पर कर देता हूं, dy by dx की जो वैल्यू आएगी दैट इज v प्लस x dv by dx, तो v प्लस x dv by dx इज इक्वल्स टू y by x को मैंने v माना है प्लस sin v, ये आपके सामने आ गया, ये आपके सामने। अब देखना यहां से जो v है उससे v कैंसिल आउट हो गया, v और v कैंसिल आउट हो गए। नेक्स्ट क्या आ गया आपके सामने, x dv by dx इज इक्वल्स टू sin v। अब देखना यहां से आपके सामने 1 by sin v dv, इसको मैं लिख रहा हूं
वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके लिख रहा हूं। देखना v और x है, दोनों को सेपरेट कर दोगे 1 अपॉन में साइन v dv इज इक्वल्स टू, यहां से आपके सामने 1 अपॉन में x dx, ठीक है, सेपरेट हो गए v एक साइड के अंदर और x है वो एक साइड के अंदर, तो 1 अपॉन में साइन v dv इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में x dx। अब इंटीग्रेट कर दो भाई बोथ साइड, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म आ गई यहां पर, ये दैट इज वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। तो होमोजीनियस थी उसको हमने वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट किया, आप y बाई एक्स को x बाई वाई को एज पर क्वेश्चन एज्यूम करोगे, कोई भी न्यू जो आप वेरिएबल है उसके अंदर एक एज्यूम मान करके चलोगे, x बाई वाई को मानना है, y बाई एक्स को यहां पर सिंपल दिख रहा है, y बाई एक्स को अगर आप कन्वर्ट करते हो तो सिंपल आपके सामने जो इक्वेशन है वो निकल करके आ जाएगी, रिप्लेस करना है dy बाई dx को, देन आपके सामने v और x है वो सेपरेट हो जाएंगे, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म आ जाएगी आपके सामने। क्लियर है, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म आ जाएगी आपके सामने। अब देखना बोथ साइड आपको इंटीग्रेट करना है, सिंपल सी बात है, बोथ साइड इंटीग्रेट करना है, सिंपल है। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, 1 अपॉन में साइन कोसेक v dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट करना है 1 बाई x dx, कोसेक x dx, कोसेक x माइनस कोट x, लोगो कोसेक x माइनस कोट x, कोसेक v माइनस कोट v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में x को log x मान लो, यहां log c बोल दो, या फिर मतलब कोई भी आप कांस्टेंट अगर c बोलना चाहो तो डायरेक्टली उसको c भी लिख सकते हो या फिर log c भी लिख सकते हो, ठीक है, log c भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली कांस्टेंट है उसको तो जिस फॉर्मेट के अंदर आए, जैसे लास्ट टाइम पर अपने e की फॉर्म के अंदर आए तो e की फॉर्म के अंदर लिख दो, अदरवाइज मतलब डायरेक्ट कांस्टेंट उस टाइप से लिख दो, दोनों ही वैल्यू कांस्टेंट है अपने आप के अंदर। तो यहां पर ये क्या हो गया आपके सामने, ये कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है ना। तो इंटीग्रेट करना है वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म के बाद में, तो ठीक है ना। तो log कोसेक v माइनस कोट v, इसको लास्ट में रिप्लेस कर देना है, v आपने खुद से एज्यूम किया था तो इसको रिप्लेस कर देना आपको, ठीक है ना। दैट इज कोसेक, ये कितनी वैल्यू थी v की, y बाई एक्स, ठीक है ना, y बाई एक्स माइनस कोट y बाई एक्स इज इक्वल्स टू log x प्लस log c, ठीक है ना। तो ये आपके सामने, क्योंकि आंसर के अंदर v तो मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि ये तो खुद आपने एज्यूम किया है, y बाई एक्स की फॉर्म के अंदर लाना है आपको, तो फाइनल एज्यूम करते हैं उसको रिप्लेस करना होता है। तो log कोसेक y बाई एक्स माइनस कोट y बाई एक्स इज इक्वल्स टू log x प्लस log c, ठीक है ना। तो जिस फॉर्मेट के अंदर आपको ऑप्शन दिया हुआ हो वैसे आप ट्विस्ट कर सकते हैं इसको, तो फाइनल आंसर आ गया आपके सामने। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में दो मैंने बताया था आपको जिनको रेड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म मैंने बोला था, कौन कौन सी थी, एक तो वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म देख लिया हमने, होमोजीनियस देख ली, अब नॉन होमोजीनियस को आइदर आप होमोजीनियस में या फिर वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। चलिए थर्ड देखते हैं, ये हमने होमोजीनियस का सॉल्यूशन फाइंड करना देख लिया। चलिए थर्ड पे देखते हैं नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिनके नोट्स नहीं लिखे हुए हैं वो नोट डाउन करते जाएंगे भाई अपना साथ साथ के अंदर, ठीक है ना। जिनका नोट डाउन नहीं किया हुआ है, जो कोर्स में एनरोल नहीं है, वो एटलीस्ट नोट डाउन करते जाएंगे अपना, ठीक है ना। चलिए आपको अगर मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म के अंदर दी हुई है, मान लो dy बाई dx इज इक्वल्स टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन में a2x प्लस b2y प्लस c2, इस फॉर्म के अंदर दी हुई है मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में तो क्या बोला था मैंने कि dy बाई dx इज इक्वल्स टू आपके सामने फंक्शन ऑफ y, यहां पर आपके सामने फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है, यहां पर फंक्शन ऑफ y लिखा है, ये तो कौन सी फॉर्म है, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म है। अच्छा dy बाई dx इज इक्वल्स टू phi xy या फिर अपन में sin xy, या सिंपल आप ये भी बोल करके चलो, सिंपल है फंक्शन ऑफ xy दिया हुआ है, बोलने का मतलब ये फंक्शन ऑफ xy दिया हुआ है, ये कौन सी फॉर्म है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है। अच्छा ये कौन सी फॉर्म है, ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है। यहां पर दो केसेस बनते हैं, जब एक केस के अंदर केस 1 जब आपके सामने a1 बाई a2 की वैल्यू जो आपके b1 बाई b2 है उसके बराबर हो, और केस सेकंड जिसके अंदर a1 बाई a2 की वैल्यू b1 बाई b2 के बराबर ना हो, दोनों वैल्यू बराबर ना हो। तो दोनों केसेस के अंदर अलग अलग अपन कंडीशन है, यहां पर अप्लाई करके चलते हैं। फिलहाल के लिए जो सिंपल एग्जाम के अंदर आपके पूछ सकता है उनको ही मैं डायरेक्टली लेकर के चलता हूं, जो आपको एग्जाम के अंदर पूछ सकता है डायरेक्ट, जिनके अंदर a1 और b1 की वैल्यू बराबर हो, ठीक है ना, वही आप मान करके चलते हैं, दोनों वैल्यू बराबर हो, उस टाइम पर अपने x प्लस वाई जो यहां पर आपके सामने मान लो a1 बाई a2 की वैल्यू अगर b1 बाई b2 के बराबर होती है तो उस टाइम पर x प्लस वाई की वैल्यू आप t के बराबर मान करके चलते हैं, ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल लेता हूं मैं, दो
वो केसेस, दोनों केसेस बनते हैं, यहाँ पर दोनों केसेस बनते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं ताकि यहाँ पर ऑप्शन आए तो क्वेश्चन इस टाइप का बने तो आप कर पाए, इसको डील कर पाए। नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन पुट करता हूं, उससे ज्यादा क्लियरिटी आ पाएगी। दोनों के लिए अलग अलग केसेस है, दोनों के लिए सेम अप्लाई नहीं होगा। a1/a2 और b1/a2 की वैल्यू बराबर नहीं होती है, तो x की वैल्यू x प्लस h के बराबर और y प्लस k के बराबर लेकर के चलते हैं। अलग केसेस है, दोनों डिफरेंट केसेस हैं। फिलहाल के लिए एक सिंपल फॉर्म के अंदर बनाता हूं ताकि कोई कॉम्प्लेक्स ना हो आपके लिए, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन आप डील कर पाए। चलिए, तो यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं जहां पर a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर हो, ठीक है ना। तो आप एक एग्जांपल लिखो, dy/dx इज इक्वल्स टू इक्वेशन की फॉर्म के अंदर x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में 2x आपके सामने मान लो x अपॉन में y a1 अपॉन में a2 की वैल्यू b1 अपॉन में b2 के बराबर लेना है आपको, ठीक है ना, बराबर लेना है। तो बराबर लेना है तो आप डायरेक्टली यहां पर 2y लिखोगे, ठीक है, सिंपल है। तो ये आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है आपको, सॉल्यूशन फाइंड करना है। dy/dx इज इक्वल्स टू x प्लस y प्लस 1 अपॉन में 2x प्लस 2y प्लस 1, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखना यहां पर कौन सा वाला केस बन रहा है, दो केस बताए थे मैंने, a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर हो या फिर नॉट इक्वल टू। तो दोनों के लिए फर्स्ट केस में मैंने क्या होगा, x प्लस y को t मानकर चलना है। प्रोसीड करते हैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट के अंदर देखना a1 कंपेयर करो, a1 आपके सामने a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन में a2x प्लस b2y प्लस c2 वैल्यू। तो a1/a2 की वैल्यू कितना है, दैट इज 1/2 और b1/b2 की वैल्यू कितना है, दैट इज 1/2। तो दोनों वैल्यूज बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर है, दोनों वैल्यूज बराबर है, 1/2 दोनों वैल्यूज बराबर है। a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर है। अच्छा, इस टाइम पर बराबर होता हुआ अपन क्या बोल करके चलते हैं कि आपको x प्लस y की जो वैल्यू है, x प्लस y की जो वैल्यू है उसको कोई वेरिएबल की मान करके चलना पड़ता है आपको, ताकि जो आप आइदर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सको, देन वेरिएबल फाइनल टारगेट है वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, फाइनल सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो यहां पर देखना x प्लस y को मैं t मान करके चलता हूं, देखो क्या इंपैक्ट आएगा और किस टाइप से इक्वेशन है वो प्रोसीड होगी, मतलब फॉर्म ऑटोमेटिकली रिड्यूस होती है ये करने पर, ठीक है ना। तो इस वजह से सेपरेटली अपन नोट्स में भी लिख करके चलते हैं, वहां पर आपको जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उनके अंदर हमने कंप्लीटली लिखा भी है, अलग अलग केसेस को कैसे डील करते हैं। देखो यहां पर मैं केस अगर x प्लस y बराबर t लेता हूं तब क्या इंपैक्ट आता है देखना। विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं x बोलूं तो 1 प्लस dy/dx इज इक्वल्स टू dt/dx। तो देखना यहां पर dy/dx को मैं रिप्लेस कर सकता हूं क्या, dy/dx को मैं dt/dx माइनस 1 इससे रिप्लेस कर सकता हूं क्या, इससे रिप्लेस कर सकता हूं। देखना रिप्लेस करूंगा यहां पर dt/dx माइनस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस y को मैं t मान लेता हूं, t प्लस 1 अपॉन में ट्वाइस टाइम ऑफ t प्लस 1, ठीक है ना। 2 को मैंने आउटसाइड ले लिया, x प्लस y को t मान लिया, ट्वाइस टाइम ऑफ t प्लस 1, क्लियर है। अब देखना यहां पर मैं dt/dx को क्या लिखूंगा, t प्लस 1 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ t प्लस 1 और यहां पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 1 हो जाएगी। अब यहां पर अगर मैं 2t प्लस 1 को यहां पर एलसीएम लेता हूं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, t प्लस 1 प्लस यहां पर कितनी वैल्यू आएगी, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2t प्लस 2 वैल्यू, ठीक है ना। तो कंप्लीटली कितना आएगा, 3t प्लस 3 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ t प्लस 1, ठीक है ना। ये आपके सामने फाइनल आएगा, ये आपके सामने फाइनल आएगा, ठीक है ना, ये आपके सामने फाइनल निकल करके आएगा। 3t प्लस जो आपके सामने वैल्यू निकल के आई है, -1 था, प्लस के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया इसको, कितनी वैल्यू आ गई, जो वापस से देख लेते हैं, दैट इज dt/dx -1 के अंदर हम कन्वर्ट कर दिया t प्लस 1 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ t प्लस 1 dt/dx प्लस 1 -1 था इधर प्लस 1 हो गया, तो 2t प्लस 2 वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, 3t प्लस, तो 3t प्लस कितनी वैल्यू हो गई, 3 के बराबर हो गई, क्लियर है, 3t प्लस 3 के बराबर वैल्यू हो गई। चलिए, तो अब इसको जस्ट आपको सोल्व करना है, बस वैल्यूज को सोल्व करना है आपको, ठीक है ना, वैल्यूज को सोल्व करना है। फाइनल dt/dx है उसको लिख देता हूं मैं, dt/dx है दैट इज इक्वल्स टू कितनी वैल्यू आई है, 2 और 1 3, 3t प्लस 3 अपॉन में ये वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, 2t प्लस 2, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। अब ये देखना, ये ऑटोमेटिकली आपके सामने जो कौन सी फॉर्म निकल करके आ गई, कौन सी फॉर्म निकल करके आ गई, इसको dx लेकर के आता हूं, वहां पर लेकर जाऊंगा इधर इसको, दैट इज 2t प्लस 2 अपॉन में 3t प्लस 3 इंटीग्रेट कर दो, dt इज इक्वल्स टू dx, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म ऑटोमेटिकली बन गई आपके सामने, दोनों एक साइड t सेपरेट हो गया, एक साइड x हो गया,
किस वजह से हुआ, x प्लस वाई को t मानने की वजह से। तो वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली यहां से। क्लियर है? चलिए, तो ये आपको जो मेथड है वो फॉलो करना पड़ता है जिस टाइम पर a1 बाई a2 की वैल्यू b1 बाई b2 के बराबर। क्लियर है? तो इस टाइप से आप सोल्व करके चलोगे तो नॉन होमोजीनियस का भी आपके सामने सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। फाइनल तो बस इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर कैलकुलेट करना होता है। तो ये जो आपका थर्ड मेथड था नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो आपको बताया था नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। यहां से कन्वर्ट करना पड़ता है वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म के अंदर, इसको भी वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म के अंदर हो सकता है x प्लस वाई बराबर टी मानो तो आपको होमोजीनियस मिले किसी क्वेश्चन के अंदर, देन अगेन वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये तो वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म एंड रेड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म के जो आपके मेथड थे सोल्व करने के। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रेड्यूसेबल टू लीनियर, देन एग्जैक्ट एंड रेड्यूसेबल टू एग्जैक्ट, ठीक है ना। चलिए, यहां तक आपको बता दिया था मैंने, यहां तक बता दिया था, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा नंबर है, फोर्थ नंबर आप लिख करके चल लो, थर्ड के बाद में फोर्थ है दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से पॉसिबिलिटी है कि आपको डायरेक्टली जो वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म से पूछा जाए, या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाए, या फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तीन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो रेड्यूस करना पड़ता है। लीनियर में रेड्यूस किया या नॉन एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट में रेड्यूस किया, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस है तो वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में रेड्यूस किया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहां पर आपके सामने जो एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपन बोल करके चलते हैं वो इंट्रोड्यूस होगा, काफी इंपॉर्टेंट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना इसको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म के अंदर आती है आपके सामने, दोनों फॉर्म x के अंदर भी y के अंदर भी दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। यहां पर देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मैं बोलूं y के रूप फॉर्म में इन y dy बाय dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, py इज इक्वल्स टू q, ये जो फॉर्म है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी लीनियर है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। P और Q है यहां पर, ये जो P और Q जो आपके सामने लिखे हैं वो फंक्शन ऑफ x है, x के फंक्शन है दोनों, ठीक है ना, x के फंक्शन है। ये dx बाई dy की फॉर्म के अंदर भी हो सकती है, जैसे dx बाई dy इज इक्वल्स टू px इज इक्वल्स टू q, तो उस टाइम पर p और q किसके फंक्शन होंगे, y के फंक्शन होंगे, ठीक है ना। तो ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, इसको तो समझ कर ही चलना है। यहां पर आपके सामने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आए तब आपको सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले इसकी स्टेप समझ लेना। सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आइए को क्या बोल कर चलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ता है e की पावर p dy, अगर इस फॉर्म के अंदर आए तो इंटीग्रेशन e की पावर p dx, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। फिलहाल के लिए dx बाई dy को एलिमिनेट कर देता हूं, dy बाई dx की फॉर्म में ही आप ये समझ तो गए कैसे करना पड़ता है, मतलब y का फंक्शन भी हो सकता है, x का फंक्शन भी, dy बाई dx दिया हुआ है, dx बाई dy दिया हुआ है दोनों फॉर्म के अंदर, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं मानकर चल रहा हूं यहां पर dy बाई dx की फॉर्म के अंदर दैट आर द फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना, x के फंक्शन है। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करोगे e की पावर p dy, ठीक है ना। यहां पर आपके सामने जो p है वो आपको फंक्शन मिलेगा, x का फंक्शन मिलेगा, क्लियर है, फंक्शन मिलेगा आपको x का फंक्शन मिलेगा, ठीक है ना। जिस टाइम पर x का फंक्शन हो उस टाइम पर dx कैलकुलेट कर दोगे, जिस टाइम पर y का फंक्शन हो उस टाइम पर y कैलकुलेट कर दोगे, सिंपल सा, ठीक है ना। यहां पर हमने dy बाई dx लिया है तो x का फंक्शन मान लेंगे, ठीक है ना, p dx, ठीक है ना, x के लिए बोल देंगे e की पावर p dx। जिस टाइम पर मान लो dx बाई dy होगा, dx बाई dy प्लस px इज इक्वल्स टू आपके सामने q होगा, तो p और q आपके सामने फंक्शन ऑफ y होंगे, उसके टाइम पर इंटीग्रेशन p dy कैलकुलेट कर दोगे, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, x का फंक्शन हो कोई भी मान लो आपके सामने x स्क्वायर आएगा तो x स्क्वायर dx की वैल्यू कैलकुलेट करना है, सिंपल सी एग्जांपल दूंगा तो बहुत ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है ना। तो p dx करना है, p dy करना है, वो आप dy बाई dx है, dx बाई dy है, उसके बेसिस पर आप कैलकुलेट कर दोगे। अब देखना नेक्स्ट, अकेला एक ही लेकर के चलते हैं वरना p dx p dy के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होगी आपको। अब फाइनल आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना पड़ता है, जनरल सॉल्यूशन, यहां जनरल सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। जनरल सॉल्यूशन क्या लिखना पड़ता है, y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू q इंटू आई एफ, ये आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, x की फॉर्म के अंदर आएगा, q भी x का फंक्शन है तो dx, ठीक है ना, इंटीग्रेशन प्लस c, दैट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है। आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने क्या कैलकुलेट किया, सबसे पहले आपको फॉर्म कौन सी दी हुई है,
डीवाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, एक को ध्यान में रख के चलो, दूसरी ऑटोमेटिकली सोल्व कर दो। डीवाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, पी और क्यू एक्स के फंक्शन है। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करोगे ई की पावर पी डी एक्स। जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाएगा, वाई इंटू आई एफ, इंटीग्रेशन करोगे क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। ये फॉर्म आपको मेथड अप्लाई करना है और जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्वेश्चन करते हैं एक, और ज्यादा क्लियरिटी आएगी क्वेश्चन से। क्वेश्चन करते हैं एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ पाए इसके बारे में, ठीक है। एक क्वेश्चन लेता हूं यहां पर जिसके लिए आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। डीवाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो डीवाई बाई डी एक्स ये आप ले लो, प्लस 2xy इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। तो इसका आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जस्ट ऑब्जर्व करना है, जस्ट देखोगे डीवाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू। जो फॉर्म दी हुई थी वही है एग्जैक्टली। कौन सी फॉर्म है, डीवाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू। कंपेयर करो, P और Q है x के फंक्शन है। अच्छा P क्या है यहां पर, देखना 2x है यहां पर, P क्या है 2x है, Q क्या है यहां पर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। आ रही है क्लियरिटी, P और Q क्या है यहां पर, P 2x और Q माइनस एक्स स्क्वायर है। तो एक ऐसी इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई इंटीग्रेशन P dx, दैट इज E इंटीग्रेशन 2x dx, ठीक है ना। 2x dx को आप 2 को आउटसाइड लोगे, x dx का x स्क्वायर बाई 2, दैट इज E की पावर x स्क्वायर। ये आपके सामने इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। फाइनल द जनरल सॉल्यूशन, देन जनरल सॉल्यूशन, जीएस लिख करके चल रहा हूं, जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू Q इंटू आई एफ इंटू dx इंटीग्रेट करना है प्लस c, ठीक है ना। तो यहां पर आई एफ की वैल्यू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपके सामने, e की पावर x स्क्वायर, इंटीग्रेट करना है Q की वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और e की पावर x स्क्वायर dx प्लस c। अब देखना यहां पर आपको सिंपल कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों वैल्यूज, ये अपॉन में होगा ना, e की पावर x स्क्वायर है और माइनस एक्स स्क्वायर, वो x स्क्वायर में चला जाए, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, वैल्यू 1 हो गई आपके सामने, ठीक है ना। 1 लिख रहा हूं इसको, dx डायरेक्टली इंटीग्रेशन dx प्लस c, दैट इज इंटीग्रेशन dx x प्लस c, क्या हो गया y इंटू e की पावर x स्क्वायर, ठीक है ना। अब जिस भी फॉर्म के अंदर आपको दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर c e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, किसी भी फॉर्मेट के अंदर लिखो, जिस टाइप से ऑप्शन दिया गया है उस फॉर्मेट के अंदर लिखो, क्या प्रॉब्लम आ रही, क्लियर है, ठीक है। तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, क्लियर हो गया। इस टाइप से आप सोल्व करके चलोगे, सिंपल है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, देन जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये आप थोड़ा मार्क करके लिख लेंगे इसको, थोड़ा सा इंटीग्रेटिंग जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे करो, सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे उनको मार्क करते जाओ, फॉर्मूला शीट बनाते जाओ या साथ साथ में, ठीक है ना, फॉर्मूला शीट बनाते जाओ। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले, रेड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज बर्नौली इक्वेशन, ठीक है ना, बर्नौली इक्वेशन। तो फिफ्थ लिखते हैं बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन एक्चुअली है क्या, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें रेड्यूस करना है आप, ठीक है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रेड्यूस करना है, सिंपल एकदम। चलिए आपके सामने एक मैं फॉर्म लिखकर दिखाता हूं जिसके अंदर आपको रेड्यूस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो डीवाई बाई डी एक्स से, देखो इक्वेशन किस फॉर्म के अंदर दिया है, फॉर्म लिखना जरूरी है आपके सामने। डीवाई बाई डी एक्स से प्लस पी वाई, इसी फॉर्म में लिखता हूं, इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई की पावर एन दी जाएगी आपको, यहां पर y की पावर n इस टाइप से दी जाएगी, ठीक है ना। अब यहां पर आपके सामने रेड्यूसेबल टू लीनियर का मतलब क्या है, यहां पर आपके जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लीनियर लिखी थी उसमें क्या लिखा था, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल्स टू q लिखा था, यहां पर केवल और केवल क्यों जो x का फंक्शन है वही रहना चाहिए, यहां पर ये y का फंक्शन और एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे, देन जो अपने डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए y की पावर माइनस n को आप dy बाई dx से है वो कैलकुलेट करके, जो एज्यूम करके अपन बोल करके चलते हैं, देखो इस टाइप से
या तो आपको क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर बता देता हूं, जैसे आप y की पावर n है dy बाई dx इज इक्वल्स टू आपके सामने यहां पर क्या आ जाएगा p y की पावर आप y हो गया, यहाँ y की पावर n होगी तो ये आप ऊपर आएगी तो 1 माइनस n हो जाएगी ना, y की पावर 1 माइनस n इज इक्वल्स टू q। ये फॉर्म आ गई आपके सामने, ठीक है ना, ये फॉर्म आपके सामने निकल के आ गई, ये फॉर्म आपके सामने निकल करके आ गई। क्लियर है? अब इसको यहां पर आप जो इक्वेशन है उसमें आप डायरेक्टली एज्यूम करके चल लो, इनको कोई भी वैल्यूज से है, मतलब 1 माइनस एन जो वैल्यू है उसको कोई कांस्टेंट मान करके चल लो, 1 माइनस एन है उसको t मान करके चल लो, दोनों साइड डेरिवेटिव फाइंड कर लोगे, ये रिप्लेस हो जाएगा अपने आप के अंदर। तो इक्वेशन जो है किस फॉर्मेट के अंदर, मान लो इसको p1 मान करके चलता हूं, मान लो ये वैल्यू p1 मान करके q1 मान करके चल रहा हूं, तो फॉर्म है फाइनली आपके सामने dy बाई dx प्लस मतलब t की फॉर्म में आएगी तो इस टाइप से आ जाएगी, फिर dt बाई dx आपके सामने प्लस p इंटू जो आपके सामने फंक्शन है p इंटू जिस टाइप से dt बाई dx, मान लो हमने t मान लिया है यहाँ पर dt बाई dx प्लस p इंटू आपके सामने वैल्यू t इज इक्वल्स टू q, इस फॉर्म के अंदर आपके सामने आ जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो बर्नौली को आपने रेड्यूस कर दिया, इसको करने की बजाय डायरेक्टली क्वेश्चन लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए, वेरिएबल्स लेने की बजाय एक्चुअल क्वेश्चन को लेते हैं ताकि ज्यादा क्लियरिटी आएगी। समझ तो गए इसको, y की पावर n है उसको मैंने डिवाइड किया तो रेड्यूस कर दिया लीनियर के अंदर, ठीक है ना, लीनियर वाली फॉर्म लेकर के आनी है मुझे, क्लियर सी बात है। चलिए क्वेश्चन लेता हूं ताकि क्लियरिटी ज्यादा आ पाए, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियरिटी आ पाएगी। फॉर्म है वो मैंने आपको लिख करके दिखा दिया है, फॉर्म मैंने आपको लिख करके दिखा दिया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लेता हूं डायरेक्टली ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग बने आपकी, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन के लिए जैसे कोई भी एक जो यहां पर भी जो फॉर्म है, यहां पर भी जो बर्नौली के अंदर आपको मान लो ये लिखा हुआ है, यहां पर एक फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मैं यहां पर मान लो मल्टीप्लाई कर दूं x, यहां पर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, y की पावर 2 है, इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, y की पावर 2 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको डिवाइड कर दो, y की पावर 2 से डिवाइड कर दो डायरेक्टली, ठीक है ना, तो लीनियर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, लीनियर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। लीनियर की बजाय जो यहां पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दोगे, डायरेक्टली डिवाइड करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, डायरेक्टली डिवाइड करना है, यहां पर तो कॉम्प्लेक्स काम तो है नहीं, वही सेम है। y की पावर जो आपके सामने 1 माइनस एन है उसको आपको किसके बराबर करना है, t के बराबर करना है, तो यहां पर बोथ साइड डेरिवेटिव आप फाइंड करोगे, dt बाई dx इज इक्वल्स टू डायरेक्टली आपके सामने आ जाएगा y की पावर माइनस एन dy बाई dx है इज इक्वल्स टू dt बाई dx आ जाएगा, तो इसको रिप्लेस करना होता है, सिंपल सी बात है, इसको रिप्लेस करोगे t के अंदर आ जाएगी इक्वेशन, तो वही आपके सामने रेड्यूस हो गई, सिंपल सी बात है, dt बाई dx प्लस आपके सामने p इंटू टी इज इक्वल्स टू क्यू, ये आपके सामने इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो गई, सिंपल सी बात, ठीक है ना, तो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, वही सेम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसी को आपको सोल्व करना पड़ता है, उसी को आपको सोल्व करना है, ठीक है। जो कांस्टेंट आएगा, जैसे आप इसको इस टाइप से ले लो, y की पावर 1 माइनस एन इज इक्वल्स टू टी, तो n x की पावर n माइनस 1, ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई ये हो गया, dy बाई dx इज इक्वल्स टू dt बाई dx, तो यहां पर आपके सामने 1 माइनस एन y की पावर माइनस एन dy बाई dx है वो dt बाई dx के बराबर हो गया, तो इसको आप y की पावर माइनस एन dy बाई dx है, इसको क्या लिखोगे 1 अपॉन में 1 माइनस एन dt बाई dx, dt बाई dx, ठीक है ना, तो इस टाइप से आप रेड्यूस कर लो, सिंपल सी बात है, 1 अपॉन में 1 माइनस एन dt बाई dx, और ये वैल्यू आपके सामने आ गई p इंटू ये वैल्यू आ गई t इज इक्वल्स टू q, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो dt बाई dx इज इक्वल्स टू ये p इंटू 1 माइनस एन इंटू t इज इक्वल्स टू q इंटू 1 माइनस एन, ये वैल्यू है, तो इसको p1 और p2 लिख दो कुछ भी, dt बाई dx इज इक्वल्स dt बाई dx प्लस p1 इंटू t इज इक्वल्स टू q1, ये आप लिख करिए सब, ठीक है ना, अभी क्लियर है। ये आपके सामने जो है मल्टीप्लाई के अंदर 1 अपॉन में क्या आया 1 माइनस एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ठीक है ना, ये तो आप एक्स की पावर एन को ये तो लिखकर चलते हो, एक्स की पावर एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ठीक है ना, तो इसी को मैंने डायरेक्टली है लीनियर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, लीनियर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, क्लियर है। चलिए
तो इस टाइप से आप जो है लीनियर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन की बजाय यहाँ पर डायरेक्टली नेक्स्ट वाला पार्ट है उसको पढ़ते हैं ताकि जल्दी से अपना कंप्लीट हो सके, ठीक है ना। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, भाई कोर्स के अंदर तो आपको कंप्लीट जो है सॉल्यूशन वगैरह सब करवाए गए हैं ही, ठीक है ना। चलिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो जिनको थोड़ा बहुत मतलब हेल्प की नीड है उनको यहाँ पर प्रैक्टिस कर सके, अपना बेसिक वगैरह लिख सके। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, एग्जैक्ट एंड रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, क्योंकि फिर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको भी जो है डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की जब भी बात आए तो किस फॉर्म के अंदर आएगी, एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट का मीनिंग क्या है, सिंपल सा देखना आपके सामने। डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी, देखना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगी, जब आपको फॉर्म इस टाइप से दिया हुआ हो कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ये फॉर्म आपके सामने आएगी, मतलब फॉर्म पहले लिख रहा हूं हर के अंदर, मैं फॉर्म को पहले लिख रहा हूं कि कौन सी फॉर्म के अंदर आएगी। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0, दैट विल रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कब करेगी, इफ एंड ओनली इफ जब m का विद रिस्पेक्ट टू y और n का विद रिस्पेक्ट टू x आप पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हो तो उस टाइम पर ये वैल्यू बराबर आ जाती है, तो ये एग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट है। नॉन एग्जैक्ट को भी साथ में लेकर के चल लेता हूं, जब डेल एम बाई डेल वाई की वैल्यू डेल एन बाई डेल एक्स के बराबर नहीं है उस टाइम पर कैसी है, नॉन एग्जैक्ट है, उस टाइम पर नॉन एग्जैक्ट है। नॉन एग्जैक्ट मतलब जिस टाइम पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने आ रही होती है उस टाइम पर अपन क्या बोल करके चलते हैं कि आपको जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन सबसे पहले चेक करना है डेल एम बाई डेल वाई की वैल्यू डेल एन बाई डेल एक्स के बराबर अगर है तो उसी टाइम पर जो अपन ने बोल करके चलते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इस टाइम पर आपको जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना पड़ता है, जो आपके सामने एम वाली जो टर्म है यहाँ पर एम जो लिखा हुआ रहता है यहाँ पर, इसको आप विद रिस्पेक्ट टू आप जो एक्स है y को कांस्टेंट मानते हैं, वही है जो पार्शियल डेरिवेटिव आप करते हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो उस टाइम पर, मतलब यहाँ पर आपके सामने x और y दोनों के फंक्शन है, m और n x y के फंक्शन है। देखो बाय डिफॉल्ट लिखने की जरूरत नहीं है, दैट आर द फंक्शन ऑफ x, y, ठीक ना, x और y के फंक्शन है तभी तो मुझे पार्शियल करना पड़ता है, अदरवाइज तो मैं पार्शियल क्यों करता, टोटल डेरिवेटिव फाइंड करता ना। डेल m बाय डेल y की वैल्यू डेल n बाय डेल x के बराबर, ठीक ना। पार्शियल डेरिवेटिव क्यों फाइंड कर रहा हूं, क्योंकि दोनों x y के फंक्शन है, m और n दोनों x y के फंक्शन है, क्लियर ना। तो m dx है, y को कांस्टेंट मानोगे, ठीक है, प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0, n dy इज इक्वल्स टू 0। यहां पर n जो है, n के अंदर जो x वाली टर्म है उनको एलिमिनेट कर दो, मतलब यहां पर आप लिख करके चलोगे टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, जिनके अंदर x आ रहा है, मतलब n के अंदर वो वाली टर्म जिनके अंदर x आ रहा है उनको छोड़ दो, बाकी टर्म्स को n के अंदर लिखना है dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके, दैट विल बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो वैल्यू है जो कांस्टेंट के बराबर, आप क्योंकि यहां पर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बराबर मान करके चलते हो, कोई कांस्टेंट वैल्यू c बोल करके चलते हैं, तो इसका जनरल सॉल्यूशन है वो इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है ना। ये जनरल सॉल्यूशन है, ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेशन m dx, y को कांस्टेंट मानना है, n dy जो टर्म्स है x नहीं है जिन टर्म्स के अंदर उनको एलिमिनेट करना है, इज इक्वल्स टू c के बराबर, ठीक है ना। तो दैट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको ज्यादा क्लियरिटी आ पाएगी जब हम क्वेश्चन करेंगे, तब ज्यादा क्लियरिटी आ पाएगी इनके बारे में, अदरवाइज तो ये कंफ्यूजन जनरेट करेगा आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखता हूं एक ताकि इसको अप्लाई कर पाए आप, ठीक है। क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन को समझना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। dy बाय dx और जिसमें डेल m बाय डेल x की वैल्यू बराबर है वो एक फंक्शन लेता हूं मैं जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आप फाइंड कर पाए, ठीक है ना। तो आपको दिया हुआ है ax प्लस hy प्लस z अपॉन में ax प्लस hy प्लस z अपॉन में आपको दिया हुआ है hx प्लस by प्लस f इज इक्वल्स टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है और इसका आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। dy बाय dx प्लस ax प्लस hy प्लस z अपॉन में hx प्लस by प्लस f इज इक्वल्स टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है ना। तो कोई भी वेरिएबल दे दिए जाएंगे abc की जगह, ठीक है ना। एक जनरल आपको मैं थॉट बता रहा हूं यहाँ पर,
तो देखना यहां पर मैंने क्या बोला था सबसे पहले कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म के अंदर हो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म के अंदर हो इज इक्वल टू 0। ये अपने आप में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कब रिप्रेजेंट करती है, जब डेल एम अपॉन में डेल वाई की वैल्यू डेल एन बाई डेल एक्स के बराबर हो। पार्शियल डेरिवेटिव यहां पर आपको फाइंड करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म ही बनाते हैं ताकि एम और एन पता लग सके एम और एन है क्या एक्चुअल के अंदर। देखना डी वाई बाई डी एक्स यहां पर आपके सामने नेगेटिव साइन आ जाएगा, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी अपॉन में एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहां पर क्या आ जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इंटू डी वाई, और यहां पर ये नेगेटिव वैल्यू है प्लस के अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में लिख लेता हूं, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इंटू डी एक्स प्लस एच एक्स, मुझे फॉर्म लेकर के आनी है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इसलिए कर रहा हूं मैं, एच एक्स प्लस डी वाई प्लस एफ इज इक्वल्स टू इंटू डी वाई वैल्यू है इज इक्वल्स टू 0। अब देखना ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू क्या है देखना यहां से, m की वैल्यू क्या है यहां से, m आपके सामने है ax प्लस एच वाई प्लस जी, ये तो m की वैल्यू, और n क्या है hx प्लस बी वाई प्लस एफ, ये वैल्यू n की वैल्यू, ठीक है ना। अब m का विद रिस्पेक्ट टू y डेल m बाई डेल वाई पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब x को कांस्टेंट ट्रीट करना, x को कांस्टेंट, ये 0 एच वाई का h हो गया, कितना आया डेल एम बाई डेल वाई की वैल्यू कितनी है एच आई, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहा हूं, एक्स को कांस्टेंट मानना पड़ता है, ठीक है ना। डेल एन बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, दैट मींस वाई को कांस्टेंट ट्रीट करना, ये कांस्टेंट एच एक्स का एच आ गया, दोनों वैल्यू बराबर है क्या, डेल एम बाई डेल वाई की वैल्यू डेल एन बाई डेल एक्स के बराबर है, दैट मींस ये क्या है अपने आप में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, डेल एम बाई डेल वाई की वैल्यू आपके सामने डेल एन बाई डेल एक्स के बराबर आ गई, दैट मींस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्लियर है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, मैंने आपको क्या बोला था कि m के साथ में जो टर्म है इंटीग्रेट करना है आपको, ax प्लस एच वाई प्लस जी इंटू डी एक्स, यहां पर आपके सामने y कांस्टेंट रहता है, y क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, y कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो y कांस्टेंट है, ठीक है ना। प्लस अब यहां पर देना ध्यान n के अंदर वो टर्म जिनमें x नहीं होना चाहिए, कौन सी टर्म में x है, इस टर्म के अंदर x है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इन दोनों को लिख दो by प्लस f इंटू इंटीग्रेट करना है y के रेस्पेक्ट में इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये जनरल सॉल्यूशन है आपके सामने, ये जनरल सॉल्यूशन है। अब इंटीग्रेट कर दो, सिंपल सी बात है, अब इंटीग्रेट कर दो यहां पर, ठीक है। y को कांस्टेंट मानते हुए, y को कांस्टेंट मानते हुए, y को कांस्टेंट मानोगे यहां पर, तो a x dx का x स्क्वायर बाई 2 यहां पर लिख देता हूं, यहीं पर लिख देता हूं नियर बाई, यहीं पे लिख देता हूं, आगे यहीं पे प्रोसीड कर देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है ना। इंटीग्रेट कर दो y को कांस्टेंट मानते हुए, यहां पर a x dx का x स्क्वायर बाई 2, ax स्क्वायर बाई 2, ये कांस्टेंट है, dx x आ जाएगा x y, अच्छा g dx का x हो जाएगा g ऑफ x, ठीक है ना, इज इक्वल प्लस के अंदर है वैल्यू, वैल्यू क्या है प्लस के अंदर है। अच्छा यहां पर विद रिस्पेक्ट टू y by dy का y स्क्वायर बाई 2, by स्क्वायर बाई 2, f कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू y, f ऑफ y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। आगे आपको बाउंड्री कंडीशन देगा तब कांस्टेंट वैल्यू भी निकाल दोगे, तो ये आपके सामने कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना। ये तो कैलकुलेट करना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है यानी कांस्टेंट y को कांस्टेंट माना, यहां पर आपके सामने a x dx का x स्क्वायर बाई 2, h x y प्लस g x प्लस b y स्क्वायर प्लस f y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, क्लियर। ये इक्वेशन भी बता दोगे कि 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसका एक जनरल इक्वेशन है, अपन बोल करके चलते हैं जी, पता लग रहा है क्या, x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर या सेंटर और इसके क्या होते हैं कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, फिलहाल के लिए चलो उस पर मत जाओ, ये ध्यान दो सिंपल इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, ax स्क्वायर बाई 2 प्लस hxy प्लस gx प्लस by स्क्वायर बाई 2 प्लस fy प्लस c, ठीक है ना। तो ये आपके सामने सॉल्यूशन निकल करके आ गया, ठीक है ना। तो दैट इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर है। अब देखना नेक्स्ट आपको थोड़ा सा आइडिया मैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का भी दे देता हूं, थोड़ा सा आइडिया, ठीक है ना। नॉन एग्जैक्ट वैसे तो पूरा कंप्लीट डिस्कस कर पाना कॉम्प्लेक्स रहेगा, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट
डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी स्टूडेंट हैं जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, जिनकी प्रिपरेशन नियर बाई आप मतलब अप्रोच कर रहे हो एग्जाम को, बढ़िया से प्रिपेयर है, तब तो आपको मैंने बताया कि कोर्स के अंदर आपको पढ़ाया गया है ही, तो उसके अंदर आप कर सकते हो। यहाँ पर आप जो है कोर्स के अंदर तो आपको कंप्लीटली 1 बाय 1 सारे चैप्टर सोल्व करके आपको बताए गए हैं, ठीक है ना। वहां पर तो आपके सामने ऑप्शन है ही, मतलब जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने ले भी रखा है, कोर्स वगैरह पढ़ भी रहे हैं बढ़िया से। जो कुछ मतलब जैसे आपका पहले प्रैक्टिस की हुई है या फिर मतलब थोड़ा रिवाइज कम है, उन सब के लिए हेल्पफुल है ये, ठीक है ना। तो चलिए 7th नंबर अपन बोल करके चल लेते हैं, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, आपके सामने m dx प्लस n dy है, वो वैल्यू 0 है आपके सामने। ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट कब होगी, जब डेल m अपॉन में डेल y की वैल्यू डेल n बाई डेल x के बराबर नहीं है, उस टाइम पर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उस टाइम पर एग्जैक्ट के अंदर कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्योंकि ये तो नॉन एग्जैक्ट है, ये नॉन एग्जैक्ट है, तो नॉन एग्जैक्ट को आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। जैसे एक आपको मैं फॉर्म बना करके बता देता हूं, जैसे मान लो होमोजीनियस फॉर्म, अगर आपके सामने होमोजीनियस इक्वेशन है m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0, ये आपके सामने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, उस टाइम पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखना पड़ता है वो आपको बता देता हूं। सब फॉर्म के लिए अलग अलग जो आपके सामने यहां पर लिखना पड़ता है, अपने सामने जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, जैसे यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है दैट इज 1 अपॉन में mx प्लस ny बोल करके चलते हैं, ठीक है ना। ये आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर इससे मल्टीप्लाई करते हो तो एग्जैक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सेम हमने स्टार्टिंग के अंदर जो बोला था आपको बर्नौली इक्वेशन के लिए कि भाई हम चेंज करते हैं लीनियर के अंदर, या फिर होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस है उनको एक पर्टिकुलर मेथड से हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, दोनों के अंदर बताया था कि आपको जो दो केसेस हैं जिसमें x प्लस वाई बराबर टी मान करके आप डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रकार से जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है होमोजीनियस इक्वेशन के लिए, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये लेकर के चलते हो तो आपके लिए जो नॉन एग्जैक्ट है वो एग्जैक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे मान लो फॉर्म ये आपके सामने एक केस है, पर्टिकुलर ये एक स्पेसिफिक केस है, मान लो आपके सामने इस टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन है, मान लो y आपके फंक्शन दिया हुआ है और x y का फंक्शन है इनटू dy प्लस आपके सामने मान लो x f फंक्शन दिया हुआ है, x y का dx आपके सामने दिया हुआ है, ये आपके सामने मान लो एक फॉर्म है अगर, तो इस टाइम पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हम वैल्यू कैलकुलेट करके चलते हैं, तो इस टाइम पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है वो आप जस्ट यहां पर dx की वैल्यू मतलब y है तो उस टाइम पर dx आ जाएगा, ठीक है ना। अलग से, चलो अलग से लिख देता हूं, चलो सेकंड फॉर्म लिख देता हूं। देखो सेकंड फॉर्म है इस टाइप से, मान लो आपके सामने हो y फंक्शन हो, मान लो x y का फंक्शन हो आपके सामने, x इंटू y का फंक्शन हो इंटू dx प्लस x फंक्शन हो x y का और आपके सामने dy है, ये वैल्यू 0 के बराबर हो। ये फॉर्म अगर आपके सामने है उस टाइम पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखते हैं, जो आप mx प्लस ny लिखते हो उसको नेगेटिव साइन लगा दो 1 अपॉन में mx माइनस ny, इस मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन सी हो जाएगी, नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट के अंदर कन्वर्ट। जैसे एक एग्जांपल देता हूं तब क्लियरिटी आएगी। चलो एक एग्जांपल देता हूं यहां पर, एक एग्जांपल देता हूं यहां पर, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद में तो वही एग्जैक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तब सिंपल है करना, कोई कॉम्प्लेक्स काम तो रहता नहीं है फिर तो, ठीक है ना। ये दोनों अलग अलग हैं तो f और g मान करके चल लो भले से, ठीक है ना। यहाँ पर मान लो फंक्शन है, सेम फंक्शन नहीं आएंगे, दूसरा फंक्शन आएगा आपके सामने, g मान करके चल लो, ठीक है ना। g आपके सामने फंक्शन है कोई भी, मतलब एक्स वाई का प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर आपके सामने फंक्शन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर कोई एक्स वाई का फंक्शन, यहाँ पर एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी mx माइनस ny, mx माइनस ny। देखो एक एग्जाम्पल लेता हूं ताकि क्लियरिटी आ पाए इसके बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले के अंदर ले लेता हूं ताकि ऊपर दिख पाए यहाँ पर आपको। एक एग्जांपल लेता हूं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करने पर नॉन एग्जैक्ट है वो एग्जैक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है ना। देखिए एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर, एक एग्जांपल लेता हूं, देखना यहाँ पर आपके सामने जो लिखी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन y माइनस एक्स वाई स्क्वायर dx, ठीक है ना। इस टाइप से आपके सामने लिखी हुई है y माइनस एक्स वाई स्क्वायर dx और साथ में लिखा हुआ है माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई dx इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है और इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है, इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है, ठीक है ना।
तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले तो अपने पता करना होगा आपको किस फॉर्म के अंदर दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो y को सेपरेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको बता सकूं ताकि 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है ना, ये y को एक सेपरेट कर लिया, dx माइनस यहां पर x को आउटसाइड, तो यहां पर आ गया 1 प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब देखना जो मैंने ये फॉर्म लिखी है यहां पर, ये जो फॉर्म लिखी है इससे कंपेयर करना, फॉर्म से कंपेयर करना, y है, ठीक है, फंक्शन है एक्स वाई के प्रोडक्ट का कोई dx है, प्लस x है, अब यहां प्लस है या माइनस, ये मत करने लग जाना कि माइनस है, माइनस को इनसाइड लेकर के मैं नेगेटिव टर्म भी बना सकता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान में रखकर चलनी है, ठीक है ना। g फंक्शन है एक्स वाई का, एंड d आपके सामने ये वैल्यू क्या होगी, दैट इज ये dx है, ये dy वैल्यू होगी, ठीक है ना, dy, ये dy, ठीक है ना, dy इज इक्वल्स टू 0। ये फॉर्म आपको दी जाएगी, ये फॉर्म आपको दी जाएगी, क्लियर है, ये फॉर्म आपको दी जाएगी। अब यहां पर आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हो, बोले इसे कैलकुलेट भी करके देख सकते हो दोनों के लिए। यहां से कंपेयर करता हूं मैं, ये एक्स वाई का कोई फंक्शन है, ये एक्स वाई का फंक्शन है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने नॉन एग्जैक्ट है, मान लो चेक भी करना चाहो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई करके, तो एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू क्या है आपके सामने, वाई 1 माइनस एक्स वाई करना, इसको कैलकुलेट करना, एन की वैल्यू है वाई 1 माइनस एक्स वाई, और एन की वैल्यू क्या है, दैट इज माइनस एक्स 1 प्लस एक्स वाई। तो इसके लिए कैलकुलेट करना डेल एम बाई डेल वाई की वैल्यू और डेल एन बाई डेल एक्स की वैल्यू, ये वैल्यू कैलकुलेट करना, ये वैल्यू यहाँ पर बराबर नहीं आएंगी, नहीं आएंगे तभी हम आगे फॉर्म को प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बोल करके चलते हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान लो आपको ये इक्वेशन दे देगा, नॉन एग्जैक्ट कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने के बाद आपको देगा ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ जिससे एग्जैक्ट के अंदर कन्वर्ट हो पाए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के 4 ऑप्शन दे दिए, एबीसीडी इस टाइप से बना करके दे दिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, मैंने क्या बोला था, mx माइनस एन वाई, ठीक है ना, mx माइनस m की वैल्यू क्या है, ये वो जो आपको m की वैल्यू लिखी हुई है, कौन सी वैल्यू है, y इसको x से मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना, माइनस आपके सामने क्या वैल्यू दी हुई है, n है, उसको y से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर आपके सामने एक्स वाई इंटू 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई, ये आपके सामने वैल्यू दी हुई है। तो क्या जाएगा आपके सामने, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस, ये आपके सामने नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी दोनों ही, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहां पर आपके सामने एम एक्स, ये माइनस वैल्यू है, पहले से ही माइनस है वैल्यू, माइनस है एम एक्स माइनस एन वाई, ठीक है ना, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा आपके सामने, ठीक है ना, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस यहाँ पर ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, नेगेटिव साइन है ना, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, एन के लिए नेगेटिव साइन है, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एम एक्स माइनस एन वाई लिख करके चलते हैं, ठीक है ना। तो वो तो जो भी वैल्यू है आप यहाँ पर लिख लोगे एज इट इज। अब देखना यहाँ से देखना, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 अपॉन में एक्स वाई क्या हो गया 2xy, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर 2xy ले लो, या फिर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी आया है आपके सामने, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये, तो आप मल्टीप्लाई भी करोगे मान लो 2 से, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर आपके सामने क्या निकल के आए 2xy। इस 2 को बिना वजह धकेलने से कोई मतलब नहीं है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन में xy लेकर के चलोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों xy बोल रहा हूं, देखना इस वजह से बोल रहा हूं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो एक्चुअल में क्या है आपके सामने 1/2xy है, 2 को प्रोसीड करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप 2 करोगे इज इक्वल्स टू 0 के अंदर वापस से 2 है वो 0 के अंदर चला जाएगा, 1 अपॉन में xy से मल्टीप्लाई करो इसको डायरेक्टली, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन जो दी हुई है ना यहाँ पर आपको, ये इक्वेशन जो दी हुई है इसको डायरेक्टली आप देखो, y 1 माइनस एक्स वाई, y 1 माइनस एक्स वाई इंटू डी एक्स, ठीक है ना, और माइनस एक्स 1 प्लस एक्स वाई, माइनस एक्स 1 प्लस एक्स वाई इंटू ये आपके सामने dy इज इक्वल्स टू 0। इसको आप 1 अपॉन में xy से मल्टीप्लाई कर दो, 1 अपॉन में xy से इसको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं 1 अपॉन में xy, 1 अपॉन में xy, ठीक है ना, और यहाँ पर 1 अपॉन में xy, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, मान लो 2xy से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 वहां पर जाकर के 0 के अंदर हो जाएगा, मतलब इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो 2xy से करने का कोई खास मतलब तो है नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्यों प्रोसीड करूं बिना वजह 2 को। देखो y से y कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन में x 1 माइनस एक्स वाई dx, यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा 1 अपॉन में y 1 प्लस एक्स वाई इंटू dy इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, यही है ना आपके सामने,
प्लस वैल्यू आ रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर m और n की वैल्यू क्या आई है, m की वैल्यू है 1 अपॉन में x 1 माइनस एक्स वाई, और n की वैल्यू है 1 अपॉन में y 1 प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पर देखना डेल m बाई डेल वाई की वैल्यू डेल n बाई डेल x, ये वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करके देखना, यहाँ पर ये वैल्यू कैलकुलेट करके देखना, दोनों वैल्यूज आपके सामने बराबर आएंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, ठीक है ना। सेम वही मेथड क्या होगा आपके सामने, इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n dy, n के अंदर जो x वाली टर्म है उनको लेकर के नहीं चलना, यहाँ पर y को कांस्टेंट मान करके चलना है। दैट इज द कंप्लीट आपके सामने सॉल्यूशन निकल के आया इज इक्वल्स टू c, दैट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? चलिए, ये आपके सामने जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका आपको कंप्लीट जो है आप फर्दर सोल्व करना, इसको डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना, आपको इक्वल मिलेंगी वैल्यूज, ठीक है ना। सोल्व कर लेना इसको फर्दर। देखो 1 अपॉन में x माइनस, यहाँ पर ये x से x कैंसिल हो जाएगा, y हो जाएगा dx माइनस ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके सामने 1, और ये आपके सामने 1 जो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा 1 बाई वाई प्लस ये y से y कैंसिल आउट x आ जाएगा इनटू dy इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आपके सामने आएगी और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है। यहाँ पर जो टर्म्स x वाली है, कौन सी वाली टर्म आएगी, अकेली एक टर्म है x की, 1 अपॉन में y dy को इंटीग्रेट करके इज इक्वल्स टू c। फाइनल सॉल्यूशन दिख रहा है ना आपको, अब तो सॉल्यूशन दिख रहा ही होगा आपको, सिंपल है, ठीक है ना। तो इस टाइप से नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है आपके सामने कंप्लीट मैंने फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पर डिस्कस किया आपके सामने, जो वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, लीनियर डिफरेंशियल, बर्नौली, नॉन एग्जैक्ट और एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। उनको आपका मेथड आना चाहिए, सॉल्यूशन का मेथड आना चाहिए, रेड्यूस कैसे करते हैं वो मेथड आपको पता हो कि होमोजीनियस को रेड्यूस कैसे किया जाता है वेरिएबल सेपरेशन में, नॉन होमोजीनियस को कैसे रेड्यूस किया जाता है, लीनियर को मतलब बर्नौली है उसको लीनियर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, नॉन एग्जैक्ट को जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने फाइंड करके बताया था वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप मल्टीप्लाई करते हो, नॉन एग्जैक्ट है वो एग्जैक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बारे में आपको आइडिया लगा होगा, क्वेश्चन का मेथड आपको पता लगा होगा, ठीक है। क्वेश्चन भी अपन ने सोल्व किया साथ साथ के अंदर, ठीक है। अब देखना हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको भी आप साथ साथ में देख लीजिए। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल, देखो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ध्यान से समझना इसको। हायर ऑर्डर मतलब लीनियर वाला जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन थी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, उसके बाद में हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है ना। तो ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो आपके सामने डेरिवेटिव है उसका मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेशन किया गया है, हाईएस्ट डेरिवेटिव है, दैट इज द ऑर्डर। तो हमने जो भी इक्वेशन लिखी, जैसे आप ऑब्जर्व किए हो अगर तो देखना यहाँ पर हमने सब में dy बाई dx लिखा हुआ है, कहीं पर भी d2y बाई dx स्क्वायर लिखा हुआ है, तो बताओ कहीं पर भी d2y बाई dx स्क्वायर, हम सब में dy बाई dx, सब में dy बाई dx, केवल और केवल फर्स्ट ऑर्डर सब में dy बाई dx, देखना dy बाई dx सब में, कहीं पर भी d2y बाई dx स्क्वायर है क्या, किसी के अंदर भी लीनियर नॉन लीनियर आपके सामने वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म, किसी के अंदर भी सेकंड ऑर्डर है क्या, फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बोला क्या था, कौन सा ऑर्डर है, ऑर्डर 1 है, फर्स्ट ऑर्डर है और फर्स्ट डिग्री है, ठीक है ना। सब में आपको दिख रहा है ना फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है सारा कंप्लीट, ठीक है ना। तो dy बाई dx के लिए हमने कैलकुलेट किया था। अब यहाँ पर हायर ऑर्डर का मतलब है ऑर्डर 2 हो 3 हो कितने भी हो, हायर ऑर्डर तो एक से ज्यादा कितना भी ऑर्डर हो आपके सामने। तो इसके लिए अपन क्या बोल करके चलते हैं कि एक जनरल इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या बोलोगे आप, मान लो n ऑर्डर है, जनरल मान लेता हूं, 2 3 आप जितना ही मर्जी मानना चाहो, n ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के d की पावर n इंटू वाई डी एक्स की पावर n प्लस a1 डी n माइनस 1 अपॉन में डी एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है ना, इंटू वाई प्लस a2 डी n माइनस 2 अपॉन में डी एक्स की पावर n माइनस 2, इस टाइप से n माइनस 2 है, डी n माइनस 2, इस टाइप से आपके सामने an इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू, ठीक
ठीक है ना, ये आपके सामने दिया हुआ। तो इसको आप सिंपल देखना, डी जहां पर भी मैं रिप्रेजेंट करता हूं, इसको सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर अगर मैं लिखना चाहूं, कैसे बोलोगे आप, मान लो सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर मैं इसको लिखना चाहूं, तो आप क्या बोलोगे कि डी है उसको आप जो डी बाई डी एक्स है उसको डी से रिप्रेजेंट करो। मान लो डी की पावर एन है, वो आपके सामने डी की पावर अपॉन एन अपॉन में डी एक्स की पावर एन, मतलब इसको मैं डी की पावर एन बोलूंगा, यहाँ पर डी डी बाई डी एक्स उसको कैपिटल डी से डिनोट कर दूंगा। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहूं तब क्या होगा, डी की पावर एन a1 डी की पावर n माइनस वन प्लस a2 डी की पावर n माइनस टू अप टू सो ऑन आपके सामने a की पावर n इंटू y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो ये आपके सामने जो है सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सिंबल मैंने बता दिया कि इसे फॉर्म के अंदर लिखा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन को। उसके बाद में देखना जो आपके सामने सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल्स टू अपन लिखते हो yc प्लस yp। अच्छा, ये क्या है yc और yp, दैट इज द cf प्लस pi। अब cf प्लस pi क्या है, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड दिस वन इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू, दोनों वैल्यूज को ऐड करते हो तो आपके सामने जो कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन है वो लिखा जाता है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब ये है क्या CF और PI, अलग अलग बात कर लेते हैं, सेपरेट CF के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले CF के लिए आपको सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी पड़ती है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जनरली अपन वर्ड बोल करके चलते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन है क्या चीज, जैसे यहां पर जो मैंने इक्वेशन लिखी है, ये जो इक्वेशन लिखी है, यहाँ d को m से रिप्लेस कर दो आप, ठीक है ना। इस इक्वेशन में d को m से रिप्लेस कर दो। जैसे यहाँ पर ये इक्वेशन है, इसको m की पावर n प्लस a1, m की पावर n माइनस वन प्लस a2, m की पावर n माइनस टू अप टू सो ऑन, इस टाइप से आप लिख करके इज इक्वल्स टू 0 करोगे। यहां से आपके सामने m की जो वैल्यूज आएंगी, ये इक्वेशन क्या है, अपने आप में ऑक्सिलरी इक्वेशन है। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। यहां से आपके सामने m की वैल्यूज है, मान लो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3 आपके सामने है। ये अगर इक्वेशन बनकर के आती है तो m की आपकी फैक्टर आ जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है और थर्ड ऑर्डर आता है आपके सामने, m की 3 वैल्यूज आ जाएंगी, 3 पावर आएंगी। तो यहां पर m की जो वैल्यूज आती हैं उनके बेसिस पर आप जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन के बेस पर आप जो है यहां पर जो आपको CF की वैल्यू है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, वो लिखा जाता है। किस टाइप से लिखा जाता है बता देता हूं एक बार, बेसिक आइडिया। मान लो आपको यहां पर लिखा हुआ है कि जो फैक्टर्स पर है, रूट्स क्या है, रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है और उनके करस्पॉन्डिंग CF की वैल्यू क्या है। तो मान लो आपके सामने ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट क्या दिए गए हैं और करस्पॉन्डिंग CF की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन है, रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन है, मान लो आपके सामने 2 रूट आते हैं या 1 रूट आता है, उससे स्टार्ट करता हूं। मान लो आपके सामने 1 रूट आता है और रियल रूट है, मान लो 1 रूट आता है और रियल है वो रूट कैसा, रियल है या इमेजिनरी, दोनों के लिए देखें। रियल रूट है मान लो आपके सामने, तो आप सिंपल बोलोगे C1 e की पावर m1x, वो रूट आपके सामने m1 आ गया। मान लो इसे m की एक वैल्यू m1 आ गई, तो डायरेक्टली आप क्या बोलोगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन C1 e की पावर m1x, सिंपल है, ठीक है ना। मान लो आपके सामने 2 रूट आ जाते हैं, अलग अलग 2 रूट आ जाते हैं, 2 रूट्स आ जाते हैं और दोनों रूट आपके सामने m1 m2 है और दोनों रियल है मान लो आपके सामने। उस टाइम पर आप क्या बोलोगे, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। मान लो आपके सामने 3 रूट आ गए, मान लो तीनों रूट रियल हैं। मान लो आपके सामने 3 रूट्स आ गए और तीनों रूट्स आपके सामने रियल रूट हैं। मान लो m1 m2 और m3 इस टाइप से आपके सामने आ गए और तीनों रियल रूट हैं। तो अब आप क्या बोल करके चलते हो, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x, ठीक है ना। इस टाइप से आप जो है CF लिखते हो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिख करके चलते हो। मान लो यहाँ पर ये 2 सेम आ गए, मान लो जैसे एक मैं लिखता हूं कि 2 रूट हैं, रियल हैं लेकिन इक्वल आ गए आपके सामने, 2 रूट हैं आपके सामने और रियल रूट हैं लेकिन इक्वल आ गए, मान लो आपके सामने दोनों इक्वल, मान लो m की वैल्यू 2 और 2 आ गई या -2 आ गई, इक्वल है, मान लो m1 और m1 आ गए आपके सामने, ठीक है। तो तब आप बोलोगे कि यहाँ पर भी m1 लिख देता हूँ, यहाँ पर भी m1 लिख देता हूँ, तो सेम ही है, m1 लिख करके डायरेक्टली मैं इसको बोल देता हूँ C1 प्लस C2x e की पावर mx, ठीक है ना। ये सेम, मान लो m1 आया है तो एक m1 अकेला लिख देता हूं, ठीक है ना। C1 प्लस C2x e की पावर m1x, क्लियर है। चलिए मान लो आपके सामने यहां पर आपके सामने 3 रूट आ जाते हैं, 3 रूट्स आ जाते हैं आपने, ठीक है ना।
तीन रूट आ गए, तीनों रियल हैं और इक्वल है, मान लो तीनों इक्वल है तीनों, ठीक है ना। जैसे m1 आ गया, m1 आ गया और तीसरा भी m1 आ गया, ठीक है ना। तो उस टाइम पर कैसे लिखोगे, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e की पावर m1x, ठीक है ना। इस टाइप से आप लिख करके चलते हो, मतलब तीन रूट्स आ जाए तब, ठीक है ना। क्लियर है, ठीक है। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से आपसे काफी इजी है, ठीक है ना, काफी इजी है। और सीएफ अकेला मान लो, सीएफ ही पूछता है अकेला, तब तो और भी इजी है। इनको लिख करके रख लेना, वैसे तो इनको याद है, उनको तो नीड नहीं है। बाकी तो एक रूट आता है c1 e की पावर m1x, दो रूट आते हैं तो c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर। लैंग्वेज तो समझ में आ रही है ना, लिखा हुआ तो सही से दिख रहा है आपको। चलिए मान लो इमेजिनरी हो, उस टाइम पर कैसे लिख करके चलते हैं। इमेजिनरी हो जिस टाइम पर मान लो, तो इमेजिनरी रूट्स हैं आपके सामने जो कॉन्जुगेट फॉर्म के अंदर पेयर्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। मान लो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, ये आपके सामने दो रूट्स आ गए, मान लो एक पेयर आ गया आपके सामने कॉम्प्लेक्स रूट का, तो आप कैसे लिखोगे। मान लो यहां पर ये ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट है, सेम प्रोसीड कर रहा हूं, रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, तो e की पावर अल्फा एक्स, अल्फा तो रियल पार्ट है, बीटा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है ना। c1 है कोस आपके सामने बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, साइन बीटा एक्स, ठीक है ना। इस टाइप से आप लिख करके चलते हो जब आपके सामने अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अगर आपके सामने अल्फा तो कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है, और बीटा क्या बोलकर चलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। आयोटा इज इक्वल्स टू रूट अंडर -1 जो वैल्यू है उसको बोल करके चलते हो आप, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स जो फंक्शन है उनके अंदर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, तो ठीक है ना। चलिए अगर मान लो आपके सामने दो पेयर्स आ गए, मान लो अल्फा प्लस आयोटा बीटा के दो पेयर आ गए, मान लो दोनों सेम है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो इसको 7 नंबर लिख लो। और दूसरा भी आपके सामने मान लो सेम रूट आ गया, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा आपके सामने रूट है वो निकल करके आ गया, तब आप क्या बोलते हो, e की पावर अल्फा एक्स c1 प्लस c2x इंटू कोस बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4x इंटू साइन बीटा एक्स, ठीक है ना। दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द गिवन जो आपके सामने ए की फॉर्म आई है ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए करस्पॉन्डिंग सीएफ वैल्यू है, ठीक है ना। चलिए मान लो आपके सामने अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा, इस टाइप से आपके सामने मान लो आ जाए, मान लो तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट है अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा, इस फॉर्म के अंदर मान लो आपको लिखे हुए ऐसे, ठीक है ना। इनको साथ साथ में लिखते जाना, जिनका नहीं लिखा हुआ है अगर उनको लिखते हुए जाना है, ठीक है ना। तो देखना सिंपल सा है, यहां पर भी मान लो इस फॉर्म के अंदर आएंगे आपके सामने दो रूट आपके सामने निकल करके आते हैं, तो e की पावर अल्फा एक्स, यहां पर आपके सामने हाइपरबोलिक फंक्शन इंट्रोड्यूस होगा, c1 कोस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस c2 आपके सामने दैट इज साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स, रूट बीटा एक्स, ठीक है ना। तो ये जो है आपको ध्यान में रख के चलने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट के बेसिस पर। क्लियर है, ठीक है। तो ये जिनका नहीं लिखा हुआ है वो नोट डाउन कर लो, बोले इसे टेबल बना लो एक, कि भाई रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन और सीएफ की वैल्यू क्या होगी। शॉर्ट के अंदर मैंने बता दिया आपको, रियल रूट्स हो जिस टाइम पर और इमेजिनरी रूट्स हो, दो आपके सामने इमेजिनरी रूट्स हैं, दो पेयर्स हैं इमेजिनरी रूट्स के, उस टाइम पर ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट अपन मतलब रूट ये है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के आपकी सीएफ वैल्यू क्या लिखी जाएगी सबके लिए। मान लो 8 पॉइंट है, इनको नोट डाउन करके रख लो, ठीक है ना। चलो फिलहाल मेरे सीएफ है, इनको नोट डाउन कर लेना, आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना इसका, और यहाँ पर ये, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीएफ की वैल्यू आपको ज्यादातर पूछी जाती है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि ज्यादा क्लियरिटी रहेगी। एक क्वेश्चन लेता हूं, पहले सीएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन ले लेते हैं, पीआई की वैल्यू मतलब जहां पर भी होमोजेनियस इक्वेशन आएगी उस टाइम पर क्यू वैल्यू अगर 0 हो जाए तो होमोजेनियस इक्वेशन के लिए पीआई की वैल्यू 0 हो जाएगी, केवल और केवल सीएफ ही होगा कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन। एक एग्जांपल ले लेता हूं, इसके लिए केवल सीएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, नहीं भी लिखा हुआ है मान लो जनरल सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, पीआई वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी उस टाइम पर, ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं ताकि ज्यादा क्लियरिटी आ पाए आपको, ठीक है ना। चाहे इस टाइप से क्यों ना लिखा हो कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, find the general solution
आपका डिफरेंशियल इक्वेशन भी इस फॉर्म के अंदर ही मान लो दी हुई है। एक एग्जांपल, बढ़िया सा एग्जांपल ले लेता हूं ताकि क्लियरिटी आ पाए आपको, ठीक है ना। मान लो इस टाइप से लिखा हुआ है डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। यहां पर कोई वैल्यू होती है अगर अपने पास में, तब तो पीआई की वैल्यू कोई भी एक्स का फंक्शन होता है तब तो टाइम अपन क्या बोल कर सकते हैं, एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ डी इंटू वाई इंटू इज इक्वल्स टू एक्स। तो आपके सामने वाई इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में एफ ऑफ डी। ये वैल्यू आप पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल के लिए चलो पर्टिकुलर इंटीग्रल छोड़ दो, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है तो उस टाइम पर केवल सीएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डी क्यूब वाई माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। ये आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, 3 पावर है। ये एक्चुअल के अंदर लिखा हुआ क्या है, ये एक्चुअल अंदर लिखा क्या है आपके सामने, डी क्यूब वाई अपन में डी एक्स क्यूब प्लस 3 डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 आपके सामने 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख दिया, सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। तो इसका आपको जो है यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए केवल और केवल सीएफ की वैल्यू लिखी जाएगी, यहाँ पर केवल और केवल सीएफ की वैल्यू लिखी जाएगी। क्लियर है, केवल और केवल सीएफ की वैल्यू लिखी जाएगी। तो देखना सीएफ की वैल्यू लिखते कैसे हैं, ये तो आपको डी का मतलब तो क्लियर हो गया ना, डी जहां पर भी लिखा हुआ होगा दैट इज डी बाई डी एक्स है, ठीक है ना। देखना जहां पर भी डी लिखा हुआ है वो अपने आप में डिफरेंशिएशन को बताता है, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन है। जहां पर 1 बाई डी ये आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल के अंदर काम में आएगा। 1 बाई डी जहां पर लेते हैं दैट इज द इंटीग्रल। यहाँ पर आपको इंटीग्रल साइड में लिख लेना, डी डिफरेंशिएशन को 1 बाई डी है, इंटीग्रेशन को यहाँ पर आपको इंडिकेट करता है। फिलहाल के लिए जो सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर पहले से ही लिखा हुआ है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बता दोगे डायरेक्ट। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, दैट इज एम क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। डी को m से रिप्लेस करना पड़ता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं, ये देखो वापस लिख देता हूं, m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4 इंटू इज इक्वल्स टू 0। अब इसके लिए m के रूट फाइंड करेंगे, उसके बेसिस पर CF फाइंड होगा। तो m की वैल्यू रखना, देखो 1 वैल्यू रखता हूं, 1 माइनस 3 प्लस 4, ये वैल्यू 0 होगी क्या, ये वैल्यू 0 नहीं। m की वैल्यू -1 रखता हूं, m की वैल्यू -1 रखता हूं तो कितना आएगा आपके सामने, -1 माइनस 3 प्लस 4, ठीक है ना। ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो m इज इक्वल्स टू -1 है, वो सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस m प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा। सिंपल सी बात है ना, m प्लस 1 एक फैक्टर होगा। तो कैसे फाइंड करते हो, m प्लस 1 और m प्लस 1, ठीक है ना। तो ये m क्यूब लेना है तो इसको क्या लोगे, m स्क्वायर, ये m क्यूब हो गया और प्लस m स्क्वायर, तो प्लस m स्क्वायर है, -3 लाया तो -4m लिख दिया, -4m स्क्वायर प्लस 4m ले लेंगे प्लस 4 इंटू ये वैल्यू 0, ठीक है ना। तो एक तो इक्वेशन हो गया m प्लस 1 फैक्टर हो गया और दूसरा क्या हो गया, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 हो गया, ठीक है ना। तो यहां से तो m की वैल्यू क्या आ गई, यहां से तो m की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ रही है, सिंपल सी बात है। और यहां से m की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है, स्प्लिट कर लो यहां पर, सिंपल सी बात है। m स्क्वायर आपके सामने 2m माइनस 2m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो m इज इक्वल्स टू m इंटू, देखना दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, m इंटू m माइनस 2 इंटू m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आ गया आपके सामने, m माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो यहां से m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू 2 एंड 2, ठीक है, दोनों वैल्यूज 2 आ गई आपके सामने, ठीक है ना। तो m की कंप्लीट 3 वैल्यूज क्या ही हैं, ये आपके सामने थर्ड जो आपके सामने पावर 3 दे रखी, तो m की 3 वैल्यूज आएंगी। कौन सी 3 वैल्यूज आई हैं, एक तो आई है -1, दूसरी 2 आई है, तीसरी 2 आई है। अब दो तो सेम है, एक अलग है, तो देखना कैसे लिखूंगा, डायरेक्टली ऑब्जर्व करना इसको, CF को ध्यान से ऑब्जर्व करना। CF कैसे लिखूंगा, एक तो सेम है तो CF कैसा लिखा जाएगा, C1 e की पावर m1x मतलब -x प्लस दो सेम है, दैट मींस C2 प्लस C3x e की पावर कितना है, 2x है। ये CF आया। किस किस को समझ में आ गया है, एक सेम एक अलग था, -x लिख दिया, दो सेम वैल्यू है तो उनके लिए C1 प्लस C2x लिखते हैं। तो C1 तो पहले काम में लीजिए, C2 प्लस C3x e की पावर 2x लिख दिया। तो इसका pi की वैल्यू तो 0 होगी, इज इक्वल्स टू 0 दे रखा, होमोजेनियस इक्वेशन है, pi की वैल्यू तो 0 होगी। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया इसका, जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू आपके सामने क्या है, C1 C2 बाउंड्री कंडीशन दी जाएगी, तब C1 C2 भी कैलकुलेट कर लोगे। C1 e की पावर -x प्लस C2 प्लस C3x
ई की पावर कितना है 2x। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया, ये कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया आपको, ठीक है ना। CF की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, क्लियर है, CF की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, आ गया समझ में। चलिए अब जो लास्ट है पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में भी बात कर लेते हैं, ताकि कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन की चर्चा हो जाए, क्योंकि एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन अलग से अपन जो कंप्लीट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वहां पर चर्चा की जाती है, और एक साथ में न्यूमेरिकल मेथड के अंदर अपन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वहां पर एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आता है, एरर प्रेजेंट रहती है। न्यूमेरिकल मेथड का मतलब ही यही है, तो दो जगह चर्चा करते हैं। मेनली डिफरेंशियल इक्वेशन है वहां पर हमारा डीप डिस्कशन रहता है। तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में CF आपने कैलकुलेट करना सीख लिया। नेक्स्ट है PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल। PI की वैल्यू, PI कैसे फाइंड करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखना PI कैलकुलेट करने के लिए आप वही रूल्स के लिए आप लिख करके जाएंगे। मान लो आपके सामने 1 में f ऑफ d e की पावर ax प्लस b, इस टाइप से मान लो आपके सामने जो अगर फंक्शन इस टाइप से आता है आपके सामने, तो यहां पर आपको d को a से रिप्लेस करना है। ध्यान से समझ लेना, d को a से रिप्लेस करना है, तो आपके सामने क्या होगा 1 में f ऑफ a e की पावर ax प्लस b बनेगा, ठीक है ना। इसको फाइनल सोल्व करोगे, यहां पर जो डिनोमिनेटर में मान लो जो भी वैल्यू होती है उसको हम बोल करते हैं डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। मान लो f ऑफ a है, वो वैल्यू आपके सामने मान लो 0 हो गई आपके सामने, तो उस टाइम पर है, ये कंपलसरी कंडीशन है, f ऑफ a है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इफ f ऑफ a है वो वैल्यू आपके सामने 0 आ जाती है, तो उस टाइम पर आप क्या बोलोगे x 1 में f डैश d e की पावर ax प्लस b, ठीक है ना। अब यहां पर d की जगह a रिप्लेस करो, x अपॉन में f डैश a e की पावर ax प्लस b, ठीक है ना। यहां पर क्या कंडीशन है, इसके लिए f डैश a की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मान लो ये f डैश a की वैल्यू यहां पर 0 हो जाती है, देन रिपीट करना है वापस से प्रोसेस को, ठीक है ना, रिपीट करना है। तो एक तो रूल ये आप ध्यान में रख के चलना, ठीक है ना, एक तो रूल ये ध्यान में रख के चलना। चलिए सेकंड अगर मैं बताऊं आपको, मान लो साइन और कोस की फंक्शन के फॉर्म में अगर आपके रूट दिया हुआ हो, ध्यान से समझ लेना इनको। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम तो CF ही पूछा जाता है। देखो 1 में d स्क्वायर आपके सामने दिया हुआ साइन ax प्लस बी, या फिर कोस वाला फंक्शन भी दिया हुआ हो, कोस ax प्लस बी, ये भी आपके सामने दिया हो। इन दोनों में से आपके साइन दिया हो, कोस वाला फंक्शन दिया हो, एक सोल्व भी कर लेंगे एक एग्जांपल लेकर के। तो उस टाइम पर ध्यान में रखना, यहां पर आपको क्या पुट करना है, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करना होता है, ठीक है ना। वहां पर तो हमने डी की जगह ए पुट किया था, यहां पर डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप क्या वैल्यू पुट करोगे, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर वैल्यू पुट करोगे। बाकी साइन एक्स प्लस भी साइन का होता है, कोस का हो, दोनों के लिए साथ में लेकर के चल रहा हूं। कोस के अंदर भी सेम ही आप जो है ये जो सब्स्टिट्यूट करते हैं डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर। यहां पर भी कंपलसरी कंडीशन है, जो आपके सामने f ऑफ माइनस ए स्क्वायर है वो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 0 होती है तो इन्फिनिटी हो जाता है ना फंक्शन, तो उस वजह से अपन बोल करके चलते हैं कि वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। मान लो ये वैल्यू 0 हो गई, यहां पर ये वैल्यू आपके सामने 0 हो गई, तो ये डिनोमिनेटर में 0 होते ही इन्फिनिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर आप x से f डे से आपके सामने जो वैल्यू है डी स्क्वायर इंटू साइन ax प्लस बी और cos ax प्लस बी, cos ax प्लस बी। अब यहां पर आप जो d की जगह डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करते हो, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर साइन ax प्लस बी, या फिर cos के लिए साथ में लेकर चलेंगे ax प्लस बी। यहां पर क्या कंपलसरी कंडीशन है, यहां पर कंपलसरी कंडीशन होती है आपके सामने ए स्क्वायर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। मान लो वैल्यू 0 हो गई, देन रिपीट द अबव प्रोसेस, देन रिपीट द अबव प्रोसेस। क्लियर है। तो इस टाइप से जो है आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है आप ज्यादा मतलब अगर सोल्व करेंगे उस टाइम पर ज्यादा क्लियरिटी आएगी आपके सामने, सोल्व करेंगे तब ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है ना। चलिए एक जो आपके सामने और मतलब इस टाइप से अगर समझने जाओगे तब तो एक्सप्लेन करने का भी कोई खास मतलब नहीं है, इसको सोल्व करोगे तब ज्यादा क्लियरिटी आएगी। एक और लास्ट बता देता हूँ पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए, ठीक है ना। पर्टिकुलर इंटीग्रल के एक और आप रूल लिख करके चल लेना, मतलब v वाला फंक्शन है उसके लिए तो ना भी लिखो तो आप इस टाइप से लिखना 1 में f ऑफ d x की पावर है। मान लो ये आपके सामने दिया हो, काफी बार पूछा जाता है, ठीक है ना।
तो इस टाइप पर इसमें फंक्शन में क्या करते हैं, यहां पर x की पावर m आपको दी हुई हो तो आप क्या करते हो, f ऑफ d है इसको पावर -1 लिखते हो, इसकी पावर -1 लिखते हो, ठीक है ना। बाइनोमियल फंक्शन है 1 प्लस एक्स की पावर n जो आप जो है 1 प्लस nx है, प्लस या हायर टर्म जो होती है मतलब x की पावर आपके सामने m से ज्यादा जो हायर टर्म है मतलब d की पावर m आपके सामने आ जाएगा, उससे ज्यादा जो हायर टर्म है मतलब d की पावर m+1 है, d की पावर m+2 है, इन सबको आपको नेग्लेक्ट करके चलना। क्यों नेग्लेक्ट करते हैं, वो हायर टर्म ऑटोमेटिकली जीरो हो जाती है, ठीक है ना। कैलकुलेशन करेंगे तब समझ में आएगी, हायर टर्म ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएंगी। तो एक्सपांड करना होता है आपको इसको 1 अपॉन में f ऑफ d -1, इसको डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर के आते हैं, पावर -1 हो जाएगी। बाइनोमियल एक्सपांशन अप्लाई करना है 1 प्लस एक्स की पावर n मतलब इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके बाइनोमियल एक्सपांशन अप्लाई करेंगे। देन सिंपल सा है, जहां पर भी आपके सामने d लिखा हुआ है दैट इज डिफरेंशिएशन और 1/d लिखा हुआ वहां पर इंटीग्रेशन करके आप फाइनल सॉल्यूशन है उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये मेथड भी आप ध्यान में रख के चलो। एक एग्जांपल ले लेता हूं दोनों के जो पीआई कैलकुलेट करने के लिए, ताकि क्लियरिटी आ पाए इन चीजों के बारे में, ठीक है ना। क्वेश्चन से ज्यादा क्लियरिटी आएगी रेदर देन हम जो थ्योरेटिकल डिस्कशन करें, क्योंकि मैथमेटिक्स अपने आप में ही एक अप्लाइड पार्ट है, यहाँ पर क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना। लिख लेना, लेकिन उनको लिख लेना ताकि आप वापस से बैक में जाते हो तब आपको क्लियर हो पाता है कि हाँ जो अब है आपको ज्यादा क्लियरिटी आ पाई है, ठीक है ना। देखो आपको दिया हुआ है 1 अपॉन में d स्क्वायर -3, केवल और केवल मान लो पीआई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, उस टाइप से लिखता हूं मैं x की पावर 3, ये आपको पीआई कैलकुलेट करना है, इसका पीआई कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है ना। डायरेक्टली मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली आपको पीआई कैलकुलेट करना है इसका। मान लो जो थर्ड वाला मैंने अभी बताया था, जस्ट ये एग्जांपल है, इसको ले रहा हूं। मान लो फंक्शन ऑफ डी आपको दिया हुआ है, ये डायरेक्टली आपके सामने क्या दिया है, फंक्शन ऑफ डी, एफ ऑफ डी दिया हुआ है, ठीक है ना। ये x की पावर m दिया हुआ है, x की पावर m दिया हुआ है, m की वैल्यू कितनी है, 3 वैल्यू है, ठीक है ना। तो यहां पर देखना, यहां पर आप इसको सॉल्यूशन करते हैं अपन, देखना सॉल्यूशन करते हैं तो इसको आउटसाइड ले लो, 3 को आउटसाइड ले लो, तो आप 3 आउटसाइड ले लो। मान लो इसको मैं -3 आउटसाइड लेता हूं, तो यहां पर आप क्या बचेगा, -3 आउटसाइड क्यों ले रहा हूं, बाइनोमियल फॉर्म बनाना है मुझे, इस वजह से आउटसाइड ले रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा आपके सामने, दैट इज प्लस हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n, इस टाइप से लेना है। तो ये 1 वैल्यू जाएगी, ये नेगेटिव वैल्यू जाएगी, ये आपके सामने d स्क्वायर अपॉन में 3, ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी इनटू x³, ठीक है ना। अब इसको मैं ऊपर लेकर के जाता हूं तो -1/3 ये वैल्यू आ जाएगी 1 - d स्क्वायर की पावर 3 इंटू -1 इंटू x की पावर 3, क्लियर है। इसको मैं एक्सपांशन इस टाइप से करना चाह रहा हूं 1 - x की पावर -1, तो बाइनोमियल एक्सपांशन अप्लाई कर सकूं इस साइड, इसलिए मैंने आउटसाइड लिया है इसको, ठीक है ना, इस वजह से आउटसाइड लिया है। तो फॉर्म जो सेकंड वाली तो थर्ड वाली फॉर्म है वही बन रही है एग्जैक्टली इसके अंदर, इसलिए मैंने इसको आउटसाइड लिया है, क्लियर है, इस वजह से मैंने आउटसाइड लिया है। तो यहां पर आपके सामने फॉर्म क्या बनकर के आई, जो फंक्शन है उसको आप इलोंगेट करेंगे 1/3, देखना यहां इसको मैं करता हूं 1 - x की पावर n, तो 1 प्लस d स्क्वायर बाई 3, ठीक है ना, प्लस स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी दैट इज d स्क्वायर बाई 3 का होल स्क्वायर। अब देखना ये पावर कितनी हो गई, 2 × 2 4, x की पावर 3 तक आपको जाना था, तो या तो 2 तक जा सकते हैं, 4 तक जा सकते हैं, 3 तो है ही नहीं मतलब, तो 4 के आगे वाली तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगी, 4 वाली भी 0 होगी, देखना कैसे 0 होगी, इंटू x की पावर 3। अब देखना इसको मैं सोल्व करता हूं, अब देखना इसको सोल्व करता हूं आगे, -1/3 ये वैल्यू आपके सामने मल्टीप्लाई करो इसको, x की पावर 3 प्लस x की पावर 3 अपॉन में 3 इंटू डी स्क्वायर प्लस x की पावर 3 अपॉन में ये आपके सामने d की पावर 4 अपॉन में 9 वैल्यू है, ठीक है ना, ये 9 वैल्यू है, ये आपके सामने आ गया d स्क्वायर बाई 3, ये वैल्यू भी 3 × 3 1/3 तो आउटसाइड हमने ले लिया है, और ये 9 वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए हायर टर्म को नेग्लेक्ट कर देना आपको, तो इसको मैं इतना यहाँ पर ही कर देता हूँ, आगे एक्सपांशन है उसको आगे प्रोसीड नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर देखना आप 1/3 x की पावर 3, अब यहाँ पर देखना इसको सोल्व करते हैं 1/3 x की पावर 3 d स्क्वायर, तो आप सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना, आपको d का मतलब डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो x की पावर 3 का 3x स्क्वायर फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव 3x का 6x, ठीक है ना, 6x को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 2 2x वैल्यू आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी
2x वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट का देखना, यहां पर मैं करता हूं x की पावर 3 अपॉन में जो 9 है उसको तो आउटसाइड ले लो, 1/9 x की पावर 3 d की पावर 4। तो अब d की पावर 4 देखना, पहली बार किया 3x², दूसरी बार किया 6x, थर्ड बार किया 6, फोर्थ बार किया कांस्टेंट का 0। तो d की पावर 4 ये 0, ये सारा 0 के अंदर चला जाए, सारा 0 के अंदर चला जाए, ठीक है ना। इस वजह से अपन थर्ड तक लेते हैं, क्योंकि थर्ड तक कांस्टेंट आए ना, की पावर 3 है तो थर्ड तक आपके सामने कांस्टेंट आता है। अभी मैंने बोला था x की पावर m तक आपको जो है x की पावर m दी हुई तो d की पावर m तक आप करते हो। अब भी इसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि m+1 और m+2 इसको क्यों मैं नेग्लेक्ट करके चल रहा हूं, क्योंकि यहां पर नेग्लेक्ट नहीं करता तो हायर टर्म्स ऑटोमेटिकली 0 हो जाती हैं। x की पावर 3 दी तो थर्ड डेरिवेटिव के बाद में ऑटोमेटिकली 0 होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से जो हायर टर्म है उनको नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। ये मतलब कॉन्सेप्ट के बेसिस पर देखोगे सारी चीजें एकदम से क्लियर कट हो जाती है, लेकिन फिलहाल के लिए जो आप लिख करके चलो इन चीजों को, ठीक है ना। तो चलिए ये आपके सामने निकल करके आ गया, ठीक है ना, ये आपके सामने सॉल्यूशन निकल करके आ गया, क्लियर है। तो दैट इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी आपको, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ गया आपके सामने, पी की वैल्यू कितनी आई, -1/3 x³ + 2x, ठीक है ना। ये आपके सामने पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। तो इस टाइप से पी हम कैलकुलेट करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं दूसरा जिसमें CF कैलकुलेट करते हैं, पी कैलकुलेट करते हैं और फाइनल जो है जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं उसके बारे में, ताकि आपको हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का एकदम से क्लियरिटी आ पाएगी, ठीक है। चलिए फाइनल जो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर CF और पी है दोनों कैलकुलेट करना, CF और PI दोनों कैलकुलेट करना, ठीक है ना। तो ये सिंगल सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ताकि रिवाइज कर पाए, जिनका नियर बाई जो अगर हैं तो वो अपना रिवाइज कर पाए, या फिर cos x वाला एक ले लेते हैं। मतलब यहां पर तो हमने एक x का तो ले ही लिया, मान लो x की पावर m यहां पर, तो इसको तो हमने कर ही लिया। एक PI के लिए कर लेते हैं, CF आप सिंपल कैलकुलेट कर ही लोगे। CF के लिए तो डायरेक्ट मतलब आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है, m के जो रूट आएंगे उनके बेसिस पर करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको लिखाई हुई है यहाँ पर CF के लिए मैंने ना। CF के लिए तो कौन सा कॉम्प्लेक्स काम है, ये रूट आए, रूट के अकॉर्डिंग आपको ये लिखना है, वो सिंपल है। तो CF में तो कोई बहुत बड़ी कहानी है नहीं। PI के लिए है एक, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, इस टाइप से लिखते हैं, या फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। cos x का एक फंक्शन लेते हैं ताकि इसके अंदर क्लियरिटी आ पाए आपको, ठीक है ना। सेकंड वाला ये जो थ्योरेटिकल मैटर लिखा है इसके अंदर क्लियरिटी आ पाए आप। चलिए क्वेश्चन लेता हूं जिसके अंदर मतलब cos x का फंक्शन आता है, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल पी कैलकुलेट करो फिर आप, ठीक है ना। पी की वैल्यू कैलकुलेट करो, फाइंड द पी। तो CF को तो आपको ऐड ही करना पड़ता है, CF निकालो पी निकालो, दोनों को ऐड कर दो, वही फाइनल सॉल्यूशन है। फाइंड पी ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड पी ऑफ, आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, दैट इज y डबल डैश प्लस 2y जो डैश है प्लस y इज इक्वल्स टू 5 cos x। ये मान लो आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना। या फिर इसमें स्लाइटली चेंज भी करना चाहो तो आप मान लो कांस्टेंट वैल्यू ऐड करना चाहें तो इस टाइप से लिख लो, जैसे 3y डैश प्लस 2y, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 5 cos x, ठीक है ना। ये आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ y डबल डैश प्लस 3y प्लस 2y इक्वल्स टू 3y डैश प्लस 2y इक्वल्स टू 5 cos x। ये आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसका पी आपको कैलकुलेट करना है। CF कैलकुलेट करना हो तब भी कर दोगे क्या, CF कैलकुलेट करना हो तब भी कर दोगे क्या, सिंपल सी बात है। दैट इज d² प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 5 cos x। तो यहां पर m² प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। m के लिए रूट्स निकालना और CF लिख देना इसके लिए, ठीक है ना। ये आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके बताना m की वैल्यू कितनी आई है और CF आपने फाइंड किया है नहीं किया, ठीक है ना। सिंपल है। फिलहाल के लिए पी की वैल्यू है वो लिखता हूं मैं, डायरेक्टली पी की वैल्यू लिखता हूं, ठीक है। पी लिखता हूं डायरेक्टली। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से समझना।
डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 5 cos x, ठीक है ना। तो ये तो क्या हो गया आपके सामने एफ ऑफ डी हो गया, और ये क्या हो गया x है, ठीक है ना। तो आपके सामने पी की वैल्यू दैट मींस y की आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो, उसी को आप पर्टिकुलर इंटीग्रल भी बोल करके चलते हो। दैट इज कितनी वैल्यू आ गई 1 अपॉन में डी स्क्वायर प्लस 3d, मतलब इसका मीनिंग भी आपको समझना जरूरी है। पी है क्या एक्चुअल में, पर्टिकुलर इंटीग्रल वैल्यू क्या है, y की सॉल्यूशन फाइंड करते हो, y की वैल्यू निकालते हो, ठीक है ना। दैट इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है ना। तो ये आपके सामने इनटू 5 cos x। अब देखना यहां पर मैंने cos x या sin x हो तब क्या बोला था कि डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करना पड़ता है। ए क्या था यहां पर, फंक्शन क्या था, cos ax प्लस बी या फिर sin ax प्लस बी, दोनों के लिए बताया था मैंने आपको, दोनों के अंदर कोई भी हो। तो ax, a की वैल्यू क्या है यहां पर 1 है, a की वैल्यू और तो क्या है दिख रहा है, a की वैल्यू क्या है 1 है। तो यहां पर डी स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे -1 रखोगे, एक का स्क्वायर 1 और -1 माइनस ए स्क्वायर वैल्यू पुट करते हैं। तो डी स्क्वायर की जगह आपको क्या पुट करना है -1 पुट करना है। चलिए पुट कर दीजिए 1 अपॉन में ये वैल्यू कितनी है -1 प्लस 3d प्लस 2 इंटू 5 cos x, क्लियर है। ये कितना आ गया आपके सामने, देखो 2 माइनस 1 आ गया, 3d प्लस 1 इंटू 5 cos x। अब देखो आपको वापस डी स्क्वायर बनाना है, तो d -1 से 3d -1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3d -1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर। अब देखना इसको, यहां से क्या आ जाएगा 3d -1 आ गया, ये a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या हो गया 9d स्क्वायर -1, 9d स्क्वायर -1। इनका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता है, डेरिवेटिव आप डायरेक्टली लिख देते हो, d है तो इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्टली लिख देंगे 5 cos x। अब देखना डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, इसकी जगह -1 पुट करना है, 9 -1 -1 तो कितना हो गया -9 -1 इज इक्वल्स टू -10। अभी -10 है तो देखना ये -10 है, ये 5 है, कितना आ गया -1/2, 5 एकम 5 5 दूनी 10 -1/2, क्लियर है। 5 हट गया, यहां पर आपके सामने 3d -1 इंटू cos x, ये टर्म बच गई, -10 आ गया, 5 1 से ये 2 टाइम कट गया, -1/2, 3d -1 cos x मैंने लिख दिया, क्लियर है। अब इसको सोल्व करते हैं, कितना है -1/2, देखना -1/2 3d -1 इंटू cos x, ठीक है ना। -1 वाली वैल्यू ही थी यहां पर, -1 से +1 वैल्यू आई है, 3d 2 -1 +1 वाली वैल्यू आई है, तो माइनस बचेगा आपके सामने, ठीक है ना। -1/2 3d -1 इंटू cos x, ठीक है ना, ये आया आपके सामने पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू, ठीक है ना। अब देखना पी की जो वैल्यू है दैट इज -1/2, इसको मल्टीप्लाई करता हूं 3 cos x d इंटू cos x। अब देखना यहां पर आप d ऑफ cos x आप निकालोगे, इसका मीनिंग क्या है, d cos x आप बोल कर चले, इसकी बजाय ये आप लिखो d cos x, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो इस टाइप से लिख देता हूं 3d cos x, ठीक है ना। तो d किसके लिए हमने डिनोट किया था, d/dx के लिए किया था, ठीक है ना। तो यहां पर ये इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है यहां पर, दैट इज d/dx cos x, cos x का माइनस साइन, ठीक है ना, साइन का cos, cos का माइनस साइन, ठीक है ना, माइनस साइन x। तो वैल्यू कितनी आ गई 1/2 3 टाइम्स ऑफ माइनस साइन x, और ये कितनी है cos x, क्लियर है। इसको हटा देता हूं, हटा देता हूं, ठीक है। अब देखना कितना आंसर आ गया आपके सामने, -1/2 -3 sin x माइनस cos x, दैट इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये पीआई की वैल्यू आपके सामने, ठीक है ना, ये पीआई की वैल्यू, दैट इज द आंसर, ये पीआई की वैल्यू आपके सामने, क्लियर है, ठीक है। ये पीआई की वैल्यू है। तो इस टाइप से आप जो है CF और PI है उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप आपको
हेल्प मिली होगी, जिन्होंने पढ़ रखा है जिन स्टूडेंट्स ने, उनको तो बहुत बढ़िया बेनिफिट मिला होगा। या फिर हल्का हल्का मान लो आपको रिवाइज नहीं भी है तो एक रिवीजन हो आपका हुआ है भी, ठीक है ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, गेट पीवाईक्यू आपको प्रैक्टिस करने हैं। और जो कोर्स के अंदर इनरोल है, जो मैंने आपको कोर्स बताया था, उनको तो बाकायदा 1 by 1 अपन प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। जो मतलब कोर्स के अंदर इनरोल है, इस कोर्स के अंदर जो इनरोल है उनका तो अपन क्या कर रहे हैं, 1 by 1 जो आपके चैप्टर्स हैं, सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी अपन डीप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, देन पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। और पीवाईक्यू में कौन से, गेट के पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट के साथ में भी मैं एग्जांपल देते हुए चलता हूँ, आपको यहाँ पर एग्जांपल दिए उसी हिसाब से कॉन्सेप्ट के साथ में आपको एग्जांपल भी यहाँ पर, और गेट के प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू, गेट के भी दोनों आपके 1 मार्क 2 मार्क के दोनों, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता। मैकेनिकल का गेट का पेपर काफी ईजी रहता है, बाकी ब्रांचेस के कंपेयर में। गेट के 1 मार्क हो या 2 मार्क हो, गेट का मैकेनिकल काफी इजी पेपर रहता है, काफी इजी पेपर रहता है, ठीक है ना। तो गेट 1 मार्क 2 मार्क हमने लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया है, कैलकुलस कंप्लीट कर लिया है, सब टॉपिक्स हैं, यहाँ लाप्लास वगैरह कंप्लीट कर लिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में पीवाईक्यू है वो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं अपन, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल मेथड है वो चल ही रहा है। इसके बाद में लास्ट अपना जो आपका प्रोबेबिलिटी है उसको अपन डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ में आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो वो तो जो कोर्स से कर रहे हैं वो तो अपना प्रैक्टिस करते रहे, और बाकी जिन्होंने कोर्स में एनरोल नहीं है, जो खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो एक ही सेशन को लिखें साथ साथ के अंदर, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए गए हैं उनको एक बार प्रैक्टिस करें, और उसके बाद में जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखे हैं साथ साथ के अंदर नोट डाउन करते जाएं, अपने फॉर्मूला शीट बनाकर लें। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको। तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी आप लिखने चाहते हो तो एक फॉर्मूला शीट बना करके रखो, डिफरेंशियल इक्वेशन लिख करके, डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से आप लिख करके रखो, ठीक है ना। तो इसमें कुछ एक फॉर्मूला शीट के अंदर सबसे पहले तो ऑर्डर लिख लो कि ऑर्डर किसको बोलते हैं, देन डिग्री लिख लो, ठीक है ना। फिर फॉर्म्स लिख लो कि भैया आपके सामने फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म है, होमोजीनियस इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, देन आपके सामने लीनियर है, और बर्नौली है, और एग्जैक्ट है, और नॉन एग्जैक्ट है, नॉन एग्जैक्ट है। इसको एक साथ में इस टाइप से बॉक्स बना लो, और इसके अंदर यहाँ पर इनके फॉर्म्स लिख लो कि कौन कौन सी फॉर्म्स हैं जो अभी मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। और इनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, उन सॉल्यूशन को मतलब जिनके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो वो एक साथ में लिख लो। तो एक कंप्लीटली एक सिंगल बॉक्स है वो, उसको फॉर्म कर लो आप इस टाइप से, ठीक है ना। और फोर्थ के अंदर जो है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आप लिख लो, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए CF है, वो CF का टेबल आप बना करके लिख लो, जो रूल्स आपको लिखाए थे। और जो PI के लिए मैंने रूल्स लिखाए उन रूल्स को एक साथ लिख करके लिखो। बाकी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के कंप्लीट सॉल्यूशन तो CF और PI है, टोटल ऐड करके आप लिखते ही, उसके लिए क्या लिखना पड़ा है अलग से, इनको बॉक्स बना करके लिख लो रूल्स को, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी कंप्लीट फॉर्मूला शीट बन जाएगी एक, ताकि फटाफट से उसको रिवाइज किया फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर, मुश्किल से आपको खुद की बनाई हुई प्रैक्टिस शीट है, कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 10-15 मिनट लगेगी, कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा आपकी सारी चीजें, ठीक है ना। इसी टाइप से बाकी चैप्टर्स को भी, कैलकुलस है या फिर अपन भले से लीनियर अलजेब्रा की बात करें, प्रोबेबिलिटी की बात करें, न्यूमेरिकल मेथड की बात करें, ठीक है ना, सिंगल शीट बना करके रखो। फिलहाल के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने रिवाइज किया कंप्लीटली लास्ट तक अपना, तो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए होपफुली। और बाकी आपको किसी भी टाइप का नीड है बाकी जो मैथमेटिक्स के रिगार्ड, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी जो कोर्स के अंदर इनरोल हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, वो यहाँ से अपना कवर करो, ठीक है ना, एज फास्ट एज पॉसिबल। तो ये दोनों एग्जाम के अंदर हेल्प करेगा आपको। ये जो मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, ये CIL के अंदर भी हेल्प करेगा आपको MT वाली एग्जाम के अंदर, और साथ में जो ONGC को टारगेट कर रहे हैं, जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की आपकी जो पोस्ट है वहां पर भी हेल्प करेगा आपको, ठीक है ना। दोनों एग्जाम के अंदर हेल्प करेगा ये। सेम कोर्स CIL के लिए आपको लिखा हुआ बाकायदा, लेकिन सेम कोर्स आपका, सेम सिलेबस है, इतना तो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है ही, मतलब बीटेक स्टूडेंट्स हैं सारे, तो मानकर चल रहा हूँ, मतलब सिलेबस तो सेम है। तो ONGC लिखा हुआ फिर CIL लिखा हुआ तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा होपफुली आपके लिए। तो दोनों के लिए हेल्पफुल है, जो ONGC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या CIL के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों के लिए हेल्पफुल सेशन है। बाकी आपको किस टाइप का लगा कंप्लीट सेशन, वो कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप करके बताना है, क्योंकि वही हमारे लिए जो एज ए टीचर है वो इनकरेजमेंट है, या फिर मोटिवेशन की अगर आप बात करें तो आपका कितना बेनिफिट है, कितना हेल्पफुल रहा है आपके लिए, वही अपने आप में मोटिवेशन है, ठीक है ना। तो चलिए आज का सेशन फिर यहीं पर बाइंड करते हैं। ओके, थैंक यू डियर।